जो भी आपकी डिज़ायर है वो आपने पूरी कर चुकी है, ऐसा यहाँ आँख बंद करके आपको विजुलाइज करना है। मगर सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करने के लिए, कंप्यूटर खोलने के लिए लॉगिन करना पड़ता है ना, तो हमें लॉगिन करना पड़ता है। उसके लिए हमें क्या करना है, मेडिटेशन करना है या रिलैक्सेशन करना है। एक सिद्धांत है, जितना कॉन्शियस माइंड शांत होगा ना, उतना वो सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड रहेगा। हमें ईश्वरीय लव जो फील होता है उसको ले करके हमारा सबकॉन्शियस माइंड किस तरह से रिएक्ट करता है, क्या हम ज़्यादा इंक्लाइंड जब फील करते हैं स्पिरिचुअली, तो उसके पीछे क्या सबकॉन्शियस माइंड हमें कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है? इमोशंस है वो सबकॉन्शियस माइंड फील करता है। हाँ इमोशनल क्वोशंट एक होता है, मालूम है ना, जी। एक आईक्यू होता है, इंटेलिजेंस क्वोशंट, दूसरा होता है इमोशनल क्वोशंट, तीसरा होता है स्पिरिचुअल क्वोशंट। जितने हमारी पॉजिटिव इमोशन में रहेंगे इतना हमारा सबकॉन्शियस माइंड का हीलिंग पावर काम करेगा। कैंसर ठीक कर देगा, डायबिटीज ठीक कर देगा, सब कुछ कर देगा। और जितना हम नेगेटिव इमोशन में रहेंगे उतना वो हीलिंग पावर को रोक के रखेगा और शरीर को डैमेज करता रहेगा। एक वर्ड होता है सेंटेनरियन, यानी जो 100 साल जीते हैं उसको सेंटेनरियन कहते हैं। मगर इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हो गए जिन्होंने 100 को क्रॉस करके बहुत आगे निकल गए। हाईएस्ट रिकॉर्ड अभी तक का जो है 126 साल का है। अभी और 10 साल आपने जी लिया ना तो आगे 200 साल का रास्ता खुल जाएगा। इतनी टेक्नोलॉजी, एआई टेक्नोलॉजी आ रही है। क्या बात है। सुपर सेंटेनरियन कोई भी बन सकता है, प्लान करके सोच के। कैसे कर सकते? अगर वो लाइफस्टाइल फॉलो करे सुपर सेंटेनरियन की। मैंने इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए। दादी जानकी का एग्जाम्पल है। क्या आपने माइंड मिरेकल के बारे में सुना है? क्या है ये माइंड मिरेकल? हम ये तो देखते हैं अक्सर हमारे आसपास हमको मिरेकल्स के बारे में पता चलता है, लेकिन क्या कोई ऐसा भी मिरेकल है जो हमारे ही अंदर घटित होता है? ऐसा कब होता है? जब हमारी माइंड, बॉडी और सोल एक साथ अलाइन होती है। विल पावर की शक्ति क्या इतनी तेज हो सकती है कि वो आपको कैंसर जैसी बीमारियों से निजात दिला सके? क्या सल्यूशन है एक हीलिंग का? इटर्नल लव की क्या इंपॉर्टेंस है? अगर आपको इन सभी सवालों के जवाब चाहिए तो ये पॉडकास्ट सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सारी ऐसी नई बातें पता चलने वाली हैं जो आपने कहीं और नहीं सुनी होगी। क्या है पतंजलि के योग सूत्र? कौन सी स्टेट होती है अल्फा, जिसे हम मेडिटेशन में एक्सपीरियंस करते हैं? इन सभी बिंदुओं पर, इन सभी पॉइंटर्स पर हमने बात की है। तो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट एंड फ्रेंड माधवी, और आज के जो हमारे गेस्ट जुड़े हुए हैं वो बहुत ही खास हैं, क्योंकि वो ना सिर्फ एक मेडिकल डॉक्टर हैं बल्कि एक पायलट भी हैं, लाइफ कोच हैं, और उसके साथ ही वो पब्लिशर भी हैं और राइटर भी हैं। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर जितेंद्र आदिया की। आइए बहुत बहुत स्वागत करते हैं उनका स्पीकिंग ट्री पर। अ वेरी वार्म वेलकम ऑन स्पीकिंग ट्री। थैंक यू जी, थैंक यू। आप आए, इतना पॉजिटिविटी लग रही है, एंड आप कितने जो फिटनेस लेवल आपने रखा है, एंड आपने जब अभी हम ऑफ द कैमरा डिस्कशन कर रहे थे, आपने जो बताया कि पावर ऑफ ब्रेन, पावर ऑफ माइंड, इसको हम किस तरह से अपने लाइफ में उतार सकते हैं, इम्बाइब कर सकते हैं और अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन दे सकते हैं। एंड आई बिलीव ये हमारी इस पॉडकास्ट का बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट से शुरुआत हो रही है। चलो सो सर, शुरुआत मैं यहाँ से करना चाहूंगी कि हमारी जो आत्मा है, आप खुद एक मेडिकल डॉक्टर हैं, और हम देखते हैं कि हम बात करते हैं जब आत्मा की, आत्मा साइंटिफिक टर्म्स में क्या है? पहली बात है कि हमें मेडिकल कॉलेज में कहीं भी आत्मा के बारे में सिखाया नहीं है जी। हमें सिर्फ शरीर के बारे में सिखाया है जी। ये तो मेरा एक्स्ट्रा पढ़ाई का ज्ञान है कि जिससे मैं आपको जवाब दे सकता हूँ जी। जैसे आपने बताया, मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ और माइंड पावर ट्रेनर हूँ। मैंने मेरी करियर की शुरुआत माइंड पावर ट्रेनिंग से की थी 30 साल पहले। 30-35 साल हो गए। मैंने फर्स्ट प्रोग्राम दिया था 91 में। सोच लो, तब कोई जानता नहीं था माइंड पावर क्या है। तो जो माइंड है और ब्रेन है उसमें फ़र्क होता है। ब्रेन हार्डवेयर होता है, माइंड सॉफ्टवेयर होता है। हमें मेडिकल कॉलेज में हार्डवेयर के बारे में सिखाते हैं, यानी ब्रेन के बारे में सिखाते हैं, न्यूरॉन्स के बारे में सिखाते हैं, कनेक्टिविटी के बारे में सिखाते हैं, सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ भी नहीं सिखाते हैं। राइट।
तो ये जो माइंड है, सॉफ्टवेयर है, वो भगवान ने हमको सबको 100% पावर दिया है। सिर्फ हमारा अनाड़ीपन है कि हम जानते नहीं हैं कि ये पावर क्या है, कैसे इस्तेमाल करना है। इसलिए कुछ लोगों की लाइफ में लिमिट हो जाती है। जिस दिन आप ये जानते हो तो आपकी लाइफ लिमिटलेस बन जाती है। तो ये जो 100% माइंड पावर है, उसमें 2 पार्ट आते हैं, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड, चेतन मन, अवचेतन मन। तो कॉन्शियस माइंड के पास 10% पावर है, 90% पावर सबकॉन्शियस माइंड के पास है। हम सब लोग 90% पावर को जानते ही नहीं है, सिर्फ 10% वाले को ही जानते हैं। और 10% का भी 10% यूज करते हैं और फिर भी कितनी तरक्की कर लेते हैं। सोच लो कि अगर वो 90% को भी जान लिया, उसका भी ऐड करना शुरू किया, तो बहुत कुछ कर सकते हो। तो मैं लोगों को ये सिखाता हूँ कि ये जो 90% पावर है, उसको समझो और उसको इस्तेमाल करो अपने जीवन के लिए, जिससे आपको सफलता मिलेगी, सुख मिलेगा, आपके सपने साकार होंगे, जैसे मेरे हो रहे हैं। जब मैंने पहले सीखा तो मैंने अपने ऊपर ट्राई किया, मुझे रिजल्ट मिलने लगा तो मैं एक्साइट हो गया। फिर मैंने लोगों को सिखाना शुरू किया, तो उसकी वजह से मेरा पूरा प्रोफेशन चेंज हो गया। वैसे तो मैं मेडिकल फील्ड में था जब ये शुरू किया था, मगर शौक से मैं इस फील्ड में आ गया। तो सबको सीखना चाहिए कि ये सबकॉन्शियस माइंड क्या है और उसका पावर इस्तेमाल करके हमारे सपने कैसे पूरे कर सकते हैं। दोस्तों, मैं एक बात बता दूं, मेरे सपने जो भी बचपन में थे, वो जितने भी देखे तो उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मैंने पूरे कर लिए। मुझे एक बार फॉरेन जाना था, मैं 50 बार फॉरेन गया हूँ। तो सोच लो, मुझे एक 2 व्हीलर चाहिए था, मैं पहली कार मर्सिडीज लिए। तो कहने का मतलब है कि आपके बहुत सारे सपने होंगे, मगर आपको पता नहीं होगा कि इस सपने को कैसे हकीकत में बदले, जो सबकॉन्शियस माइंड से बदल सकते हैं। अब आत्मा की आपने बात की जी। तो सबकॉन्शियस माइंड के जो पावर है, उसमें एक पावर है हमारे बॉडी का मेंटेनेंस का। ये जो बॉडी का जिंदा रखने का काम है, वो सबकॉन्शियस माइंड का है। देखिए, कॉन्शियस माइंड का डेथ हो जाता है जब हेड इंजरी होती है। कॉन्शियस माइंड यहाँ पे खोपड़ी में रहता है, सबकॉन्शियस माइंड पेट में रहता है, तो हम उसको कहते हैं ब्रेन डेथ। मगर उसका रेस्पिरेशन चलता है, सर्कुलेशन चलता है, मेटाबॉलिज्म चलता है, सब चलता है। तो कौन चलाता है? वो सबकॉन्शियस माइंड चलाता है। अच्छा, आदमी मर जाता है तो हम क्या कहते हैं? उसकी आत्मा उड़ गई। अच्छा, तो एक्चुअली बेसिकली बॉडी में क्या होता है? सबकॉन्शियस माइंड अपना काम बंद कर देता है, रेस्पिरेशन बंद, सर्कुलेशन बंद, मेटाबॉलिज्म बंद, तो खत्म हो गए हम। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली यही हुआ कि सबकॉन्शियस माइंड ही हमारा आत्मा है। समझे ना? तो मैं तो उसी को आत्मा कहता हूँ। एक और बात सिखाता हूँ कि 2 टाइप के भगवान होते हैं। एक पब्लिक गॉड जो मंदिर में बैठे रहते हैं, एक हमारे अंदर बैठे रहते हैं भगवान। वैसे भी हर रिलीजन यही कहता है भगवान तेरे अंदर है, देख। मगर हम कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की कहाँ बैठे हैं हमारे भगवान। तो वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। हम जो भी मंदिर में जाके भगवान से मांगते हैं ना, वो वाया हमारे सबकॉन्शियस माइंड ही मैनिफेस्ट होता है। अच्छा, तो पब्लिक गॉड को क्यों डिस्टर्ब करें? हमारा पर्सनल गॉड हमारे लिए बनाया गया है, 24 घंटा हमारी सेवा में रहता है। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, उससे मांगे ना, उससे मांगोगे तो जरूर मिलेगा। ट्राई करके देखिए, बाद में वहाँ जाना पब्लिक गॉड के पास। अगर आपका पर्सनल गॉड आपको सब कुछ दे रहा है तो वहाँ जाके डिस्टर्ब करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने मेरे सबकॉन्शियस माइंड से जो भी मांगा वो मुझे मिला है। आत्मा हमारा वही है, हमारे पर्सनल गॉड भी वही है, और मिराकल मशीन भी वही है। जो भी मिराकल प्रोड्यूस करना है वो आप सबकॉन्शियस माइंड से कर सकते हैं। सर, ऐसा कहा जा सकता है कि ईश्वर हमारे अंदर ही वास करता है और हम चाहें जैसा चाहें, ईश्वरीय कृपा हमें उसी तरह से उसी डायरेक्शन में लेके जा सकती है। लेके जाता है, वही तो है सर। और भगवान भक्तों की हेल्प के लिए बना है। भगवान हमें पनिशमेंट के लिए, पुलिस वाला नहीं है भगवान, हमारी हेल्प के लिए बने हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड हम जो चाहे वो लाके देता है, हमारा सर्वाइवल के लिए वो जिम्मेदारी लेता है, हमें हमेशा बचाता है। सर, बात करते हैं डिजायर्स की। आई एम श्योर एक ह्यूमन होने के नाते हमारे अंदर बहुत सारे डिजायर्स होती हैं दोस्तों, जो जन्म लेती हैं। तो सर, सुबह उठते ही डिजायर की फैक्ट्री चालू हो जाती है। जी। सो ये जो डिजायर होती है, इसके पीछे क्या फैक्ट छुपा हुआ है? साइंटिफिक फैक्ट की अगर मैं बात करूं तो ये डिजायर क्यों उठती है? और ये डिजायर जब उठती है तो क्या इनका कोई टाइमलाइन है कि ये डिजायर मुझे इस लाइफ में ही चाहिए? ऐसा कुछ होता है? गुड क्वेश्चन। पहली बात है कि डिजायर कम्स फ्रॉम कॉन्शियस माइंड। ओके। अच्छा, एक बात और बता दूं कि कॉन्शियस माइंड वर्क ओनली व्हेन वी आर कॉन्शियस। व्हेन वी आर स्लीपिंग इट स्टॉप्स। रात को सो जाते हैं तो कॉन्शियस माइंड काम करना बंद कर देता है, जबकि सबकॉन्शियस माइंड 24/7 करता है, 24 घंटा काम करता है।
तो डिज़ायर हमारी कॉन्शियस माइंड से प्रोड्यूस होती है। रात को नींद में डिज़ायर नहीं होती है, उठते ही डिज़ायर शुरू हो जाती है। हाँ, ये कॉन्शियस माइंड का फंक्शन है। कौन से फंक्शन है? हम्म, थिंकिंग, लॉजिक, हम्म, प्रोडक्शन ऑफ डिज़ायर, सिलेक्शन, देन जजमेंट, विल पावर, कैलकुलेशन, डिसीजन, ये सभी कॉन्शियस माइंड के पावर्स है। और वो भी 10% है। सबकॉन्शियस माइंड का तो अलग है, ये 10% पावर है। जी, तो डिज़ायर हमारे कॉन्शियस माइंड से प्रोड्यूस होती है। जी, और भगवान ने सबके अंदर डिज़ायर रखी है, क्योंकि डिज़ायर होगी तो डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए हम दौड़ेंगे, काम करेंगे। यस, और ये मशीन, शरीर नाम का मशीन भगवान ने काम करने के लिए बनाया है ना। हाँ, और हमारे गोल अचीव करने के लिए भगवान ने ये मशीन दिया है। तो गोल तो होना ही चाहिए, और गोल की शुरुआत डिज़ायर से ही होती है। जी, जब आपकी कोई डिज़ायर प्रोड्यूस होती है, उसके ऊपर आप ज़्यादा सोचते हो कि मुझे ये करना है, थिंकिंग करते हो, लॉजिक यूज़ करते हो, फिर डिसीजन पे आते हो, तो आपका गोल बन जाता है। कि जैसे मैं छोटा बच्चा था तो मुझे डॉक्टर बनना है, तो उसके बारे में सोचता था। जी, धीरे धीरे डिसीजन लिया, फिर मैंने उसके ऊपर मेहनत किया, फिर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया और मैं डॉक्टर बना। जी, तो डिज़ायर होती है ये ह्यूमन मशीन को, ह्यूमन शरीर को चलाने के लिए, हाँ, यही होती है। तो डिज़ायर होनी अच्छी बात है, मगर डिज़ायर उत्पन्न होना अलग बात है, जो कॉन्शियस माइंड से होती है। मगर उसको रियल लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए बैकग्राउंड में सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, उसका हमें इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। जो भी हम डिज़ायर उत्पन्न करते हैं, जी, एक पावर ऑफ इंटेंशन करके वाइन डायर की किताब है। पावर ऑफ इंटेंशन, हाँ, इंटेंशन यानी बर्निंग डिज़ायर, जो आप डिसीजन के साथ कि मुझे तो ये करना ही है, हाँ, संकल्प शक्ति जिसको कहते हैं। जी, तो ये जो संकल्प शक्ति, आपने एक बार संकल्प कर लिया तो वो सबकॉन्शियस माइंड में एक ऑर्डर के रूप में चला जाता है, अच्छा, और सबकॉन्शियस माइंड उसके ऊपर काम करना शुरू करता है। एक लेवल तक काम करके वो छोड़ देता है, फिर हमें कॉन्शियस माइंड से उसके ऊपर एक्शन लेना होता है। एक पूरी मैकेनिज्म है जो हमें समझनी है। दूसरी बात कहें तो सबकॉन्शियस माइंड इज ए प्रोग्रामेबल कंप्यूटर एंड कॉन्शियस माइंड इज ए प्रोग्रामर। ओके, अभी हमें लाइफ में जो भी रिजल्ट मिला है वो हमारे जो ऑलरेडी प्रोग्राम हो चुका है सबकॉन्शियस माइंड में, उसकी वजह से मिल रहा है। हाँ, मान लो आपको रिजल्ट चेंज करना है तो यू हैव टू चेंज द प्रोग्राम जो सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा है। तो मैं ये सिखाता हूँ कि सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्रामिंग कैसे करें, कैसे कर हमारी सकते हैं नई सर? डिजायर के लिए, हाँ, हमारी नया जीवन के लिए कैसे करें। यस, तो कॉन्शियस माइंड इज ए प्रोग्रामर। तो पहले तो आपका इच्छा का लिस्ट बना लो, उसको प्रायोरिटी में रख दो जी, कि मुझे पहले क्या चाहिए, पहले हेल्थ चाहिए। क्योंकि लोग कहाँ दुखी हो जाते हैं मालूम है, उनको प्रायोरिटी पता नहीं है। मैं एक ज़माने में स्टूडेंट के पर्सनालिटी डेवलपमेंट के वर्कशॉप किया करता था, जी, तो मैं प्रायोरिटी के बारे में समझाता था। हाँ, मैं उनको 100 चीज़ों का लिस्ट दे देता था कि अगर आपको ये चाहिए तो पहले कौन सा चाहिए, दूसरा कौन सा चाहिए, उसके ऊपर नंबर लिख दीजिए, यानी सेट योर प्रायोरिटीज। तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि एक भी स्टूडेंट ने फर्स्ट 10 में हेल्थ को नहीं लिखा कभी। अच्छा, हेल्थ हमारी प्रायोरिटी है ही नहीं। हाँ, स्ट्रेंज, हाँ, इसलिए इतने सारे हेल्थ प्रॉब्लम है। यस, हेल्थ को हम बिल्कुल लास्ट प्रायोरिटी में रखे हुए हैं। जी, रिलेशनशिप को हमने लास्ट प्रायोरिटी में रखा है। हाँ, सबसे ज़्यादा सक्सेस, पैसा, गाड़ी, बंगला, वर्ल्ड घूमना, ये पावर, यही चाहिए। यस, इसलिए आजकल समाज में दो ही ज़्यादा प्रॉब्लम है रिलेशनशिप का। यस, डाइवोर्स रेट 45% हो गया है, और हेल्थ का इश्यू, हर घर में बीमार आदमी है, और ऐसी बीमारी है कि हमेशा डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। घर में दवाई का डब्बा रहता है, खाली होता है, भर जाता है, खाली होता है। हर घर की कहानी है, क्योंकि हमने कभी इसको प्रायोरिटी दिया ही नहीं है। हेल्थ को नहीं दिया, रिलेशनशिप को नहीं दिया, जी, इसलिए ब्रेकअप बढ़ते जा रहे हैं, डाइवोर्स बढ़ते जा रहे हैं, हाँ, भाई भाई के झगड़े, रेमंड वाले का आपने देखा होगा, फादर और सन का झगड़ा, यस, सब कुछ चल रहा है, अंबानी फैमिली में चल रहा है। हाँ, तो कहने का मतलब ये है हाँ, कि हमें पहले तो डिसाइड करना है कि ये इच्छा हो रही है, ये हमें चाहिए, तो ये हमें सुख देगी या दुख देगी। अगर वो दुख देने वाली है तो उसको कंट्रोल कर लीजिए, अगर सुख देने वाली है तो आगे बढ़िए। डिज़ायर आपको पहुंचानी है सबकॉन्शियस माइंड के पास, तो आपने एक बार इंटेंशन क्रिएट किया तो एक प्रोग्रामिंग तो हो गया। उसके बाद एक दूसरी लैंग्वेज है पावर ऑफ आइडेंटिफिकेशन, जी, रोल मॉडल थियरी। जैसे मैं जब इस फील्ड में आया तो मैंने रोल मॉडल टोनी रॉबिन्स को बनाया था, जो एक अमेरिका का ट्रेनर है। जी, तो मैं यही सोचता था मुझे एक दिन टोनी रॉबिन्स जैसा बनना है। तो मैं अपने आप को उससे आइडेंटिफाई करता था, वो मेरा रोल मॉडल था। जी, तो जैसे आप एक कंप्लीट पिक्चर देते हैं हाँ, तो वो क्वालिटी अपने आप में आपके अंदर आने लगती है। तो इसको कहते हैं लैंग्वेज ऑफ आइडेंटिफिकेशन। तीसरी लैंग्वेज होती है विजुअलाइजेशन।
यहाँ जो स्क्रीन दिया है मेंटल स्क्रीन है, यस। ये स्क्रीन हमें विजुलाइज करने के लिए दिया है, जिसको हम कल्पना चित्र कहते हैं। हाँ बाय द वे, मेरी एक विजुलाइन की किताब है नाम की, जी। वो दिल्ली के एक आदमी ने 5 लाख कॉपी खरीदी है। ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है वाओ, कि एक ही ऑथर की एक ही किताब, एक ही आदमी ने 5 लाख कॉपी खरीदी है। क्या बात। और मेरी प्रेरणा का जन्ना की डीवीडी भी 5 लाख खरीदी है, जो सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर है। तो विजुअलाइजेशन के बारे में किसी को पता ही नहीं था कि कितनी पावरफुल चीज है, जबकि मैं 35 साल से सिखा रहा हूँ। लोग मुझे पागल कहते थे, कहते ये पागल हो गया है, विजुअलाइज करने से सब मिलता है, फिर नसीब का क्या, कुंडली का क्या, ये क्या, ऐसे सवाल पूछते थे। पिछले जन्म का कर्म का क्या। मान लो पिछले जन्म में आप पाप करके आए हैं, यस, और ये जन्म में आप विजुअलाइज करोगे, आप राजा के जैसे सुख से रहोगे, तो वो काम करेगा, ये काम करेगा, ऐसे सवाल मेरे पास आते थे। तो कहने का मतलब ये है कि ये सबकॉन्शियस माइंड के पावर के बारे में जानना है आपको, विजुअलाइज करना है। जो भी आपकी डिजायर है वो आपने पूरी कर चुकी है, ऐसा यहाँ आंख बंद करके आपको विजुअलाइज करना है। मगर सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर खोलने के लिए लॉगिन करना पड़ता है ना, तो हमें लॉगिन करना पड़ता है। उसके लिए हमें क्या करना है, मेडिटेशन करना है या रिलैक्सेशन करना है। एक सिद्धांत है, जितना कॉन्शियस माइंड शांत होगा ना, उतना वो सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड रहेगा। हम यूजुअली क्या होते हैं कि हम एक्साइटेड रहते हैं, बाहर की दुनिया से कनेक्टेड रहते हैं। तो बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट होके आंखें बंद करके बैठ के रिलैक्सेशन या मेडिटेशन करके अंदर जाना है सबकॉन्शियस माइंड के पास। हम इनर जर्नी कहते हैं। बाहर की जर्नी तो बहुत की है, जितना जल्दी इनर जर्नी सीख जाओगे उतना आपका फायदा होगा। तो आप इनर जर्नी करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड से आपने कनेक्ट कर दिया। बाहर की जर्नी हमने बहुत की, अभी अंदर की जर्नी की शुरुआत करनी है, जिसको हम मेडिटेशन रिलैक्सेशन कहते हैं। जैसे ही हम मेडिटेशन रिलैक्सेशन करेंगे तो हमारे मन की एक खास अवस्था हो जाती है, जिसको अल्फा स्टेट कहते हैं, जिसको हिप्नोटिज्म में ट्रांस कहते हैं, जिसको योग निद्रा कहते हैं संस्कृत में। तो ये मन की एक खास अवस्था है जहाँ हमारा सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड से कनेक्ट हो जाता है। दोनों के बीच में 2 वे कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकता है। वो टाइम पे अगर हम विजुअलाइज करें तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की मेमोरी में स्टोर हो जाता है। अच्छा, मेमोरी का स्टोरेज जो हार्ड डिस्क है ना, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती है। ये सब प्रोग्राम वहाँ पड़े रहते हैं। और देखिए दूसरी बात है, हम कहते हैं ना पूर्व जन्म के संस्कार लेके आए। संस्कार यानी प्रोग्रामिंग, पिछले जन्म में हमने जो सीखा है वो लेके आए हैं। तो ये हार्ड डिस्क है हमारी, ये सबकॉन्शियस माइंड में रहती है। और जब हम मर जाते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम बंद करके चला जाता है, कॉन्शियस माइंड खत्म हो जाता है, बॉडी खत्म हो जाती है। तो ये ब्लैक बॉक्स जैसे हवाई जहाज में रहता है, ऐसा ये मेमोरी का ब्लैक बॉक्स लेके हमारा आत्मा यानी सबकॉन्शियस माइंड ब्रह्मांड में रहता है, फिर दूसरे पेरेंट्स को ढूंढता रहता है और दूसरी बॉडी में चला जाता है। इसलिए हम बोलते हैं पूर्व जन्म के संस्कार। तो हमारी मेमोरी की हार्ड डिस्क हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहती है। तो हमने जो भी इच्छाएं की, जो भी हमने कमांड दिया, जो भी प्रोग्रामिंग किया, वो मेमोरी में पड़ा रहता है। फिर सबकॉन्शियस माइंड उसके ऊपर प्लानिंग करना शुरू करता है। 2 टाइप का प्लानिंग होता है, एक ह्यूमन प्लानिंग एंड एक डिवाइन प्लानिंग। कॉन्शियस माइंड इज ए ह्यूमन माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड इज ए डिवाइन माइंड। तो हम कॉन्शियस माइंड से प्लानिंग करते हैं, उसका लिमिटेड इफेक्ट रहता है। सबकॉन्शियस माइंड का प्लानिंग बिल्कुल पक्का रहता है। तो सबकॉन्शियस माइंड प्लानिंग करेगा, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा और हमें सिग्नल देगा। हमारे अंदर एक जीपीएस है जो हमारे फोन में रहता है ना, वैसा ही जीपीएस है सबकॉन्शियस माइंड के पास। वो हमें हमेशा बताएगा कि गोल के तरफ जाना है तो ये रास्ते से चलो, ये काम करो ताकि आपका गोल अचीव हो जाएगा। तो ये जीपीएस आपका एक्टिवेट हो जाएगा। मॉर्निंग में आपको इंट्यूशन आना शुरू हो जाएगा कि ये करो, इसको मिलो, ये काम करो, ये किताब पढ़ो, इनको फोन करो। तो अपने आप कमांड देगा सबकॉन्शियस माइंड हमको, ये सिग्नल देना शुरू कर देगा। और उसका सिग्नल हम समझ के जो एक्शन लेंगे तो हम हमारे मुकाम तक पहुंच जाएंगे यानी गोल अचीव होंगे। तो ये पूरी मैकेनिज्म है। तो एक विजुअलाइजेशन की मेथड जो तीसरे नंबर का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। चौथी है एफर्मेशन। हम जो भी बोलते हैं वो बाहर की दुनिया वाले तो सुनते हैं, मगर हमारे अंदर भी कोई सुनता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड। अच्छा, बाहर की दुनिया वाले भूल जाएंगे हमने क्या बोला है, अंदर वाला भूलता नहीं है। वो उसको कमांड के रूप में ले लेता है और उसको मैनिफेस्ट करने के लिए काम पे लग जाता है। यानी कोई भी चीज बोलने के लिए आपको ध्यान रखना है क्या बोलता हूँ। आपने चाहे मजाक में बोला हो तो भी वो मजाक समझता ही नहीं है सबकॉन्शियस माइंड। आपने मजाक में भी बोला कि मैं तो मर गया, तो रियली कुछ ना कुछ आपके जीवन में नेगेटिव बनेगा। इसलिए कभी भी नेगेटिव बोलना नहीं है हमें, क्योंकि वो एफर्मेशन के रूप में चला जाता है। और लास्ट में होता है फीलिंग।
यू मस्ट फील कि आपका गोल अचीव हो गया है। तो आपको मान लो मर्सिडीज का मालिक बनना है तो फील करें कि आप डेली मर्सिडीज लेके यहाँ आ रहे हैं जी। तो ये फीलिंग है, वो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कॉन्शियस टू सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग की 5 लैंग्वेज है जिससे हम रीप्रोग्रामिंग करके हमारा मन चाहा रिजल्ट, मन चाहा जीवन जी सकते हैं, बना सकते हैं। मैंने ऐसा ही किया है। मेरा बचपन देखो, मैं पत्थर के घर में रहता था, हमारे घर में साइकिल भी नहीं थी। तब मैंने मर्सिडीज विजुलाइज की थी, तब मैंने डॉक्टर बनने का विजुलाइज किया था। तो हकीकत कोई भी हो, मगर आप फ्यूचर को विजुलाइज करके ये कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट योर डेस्टिनी। मैं लोगों को पूछता हूँ कि यू वांट टू नो योर डेस्टिनी, तो बोलता है हाँ। बोलता हूँ दूसरा चॉइस देता हूँ, यू वांट टू नो ओनली और यू वांट टू क्रिएट योर डेस्टिनी, तो बोलते हैं नहीं, हमें क्रिएट करनी है। द बेस्ट वे टू नो योर डेस्टिनी इज टू क्रिएट इट, है ना। तो आप अपना अगला जीवन 10-20 साल के बाद कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं, उसका कंप्लीट पिक्चर आपके माइंड में होना चाहिए, जो कॉन्शियस माइंड डिसाइड करता है हमारे कॉन्शियस प्लानिंग से। और एक बार वो पिक्चर बन गया, फिर आपने डॉक्यूमेंट बनाना है जिसको हम विजन बोर्ड कहते हैं। पहले हम गोल चार्ट कहते थे, अब विजन बोर्ड कहते हैं। विजन बोर्ड यानी हमारे भविष्य के जितने भी सपने हैं उसका चित्र का बोर्ड, सपनों का बोर्ड जिसको हम कहते हैं विजन बोर्ड। उसको दीवार पे लगा देना है जहाँ बार बार देख सके। नजर के सामने जिगर के पास ऐसा रहता है। नजर के सामने यानी कॉन्शियस अवेयरनेस, एंड जिगर यानी सबकॉन्शियस माइंड। तो उनके पास रहेगा जब आप ये कर दे रहे हो। तो मैं एक चेक का पोस्टर बनाया कि महीने का कितना कमाना है। तो वो टाइम पे मेरी इनकम 20-30 हज़ार रुपया महीने की थी, तो मैंने 1 लाख रुपया लिख दिया, तो आने लगी 1 लाख रुपया। अल्लाह, ये तो जल्दी, इतना जल्दी आ गया। 2 लाख लिखा, आने लगा। 5 लाख लिखा, आने लगा। 10 लाख लिखा, आने लगा। बोला यार क्या हो रहा है, ये तो जबरदस्त ऐसा। तो ये विजन बोर्ड का जादू मैंने मेरी लाइफ में देखा है। तो विजन बोर्ड बनाना है, विजुलाइज करना है डेली। तो ये जैसे आपने सबकॉन्शियस माइंड को ये जरिए विजुलाइज कर दिया और प्रोग्रामिंग कर दिया, तो सबकॉन्शियस माइंड समझ जाएगा आपको जीवन में क्या चाहिए। एक खास बात जो आपने पहले पूछी थी कि आपको हर सपना कब पूरा करना है, उसकी डेडलाइन जरूर लिखनी है। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड अपने पास कैलेंडर रखता है और वो अपना कैलेंडर के हिसाब से, प्रायोरिटी के हिसाब से बैकग्राउंड में काम करता है। ओम शांति ओम फिल्म है, उसमें एक डायलॉग है, हाथ में दारू की बोतल लेके शाहरुख खान विजुलाइज कर रहा है कि मेरे हाथ में ये फिल्म फेयर अवार्ड है। मगर वो ये नहीं बताता है कि मुझे कब चाहिए, तो उसको अगले जन्म में मिलता है। तो हमें ये जन्म में चाहिए, तो 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 30 साल के बाद ये आपको बताना है। तो मैं कहता हूँ जरूर वो लिमिट के पहले मिल जाएगा। अच्छा, अगर आपने लिमिट नहीं सेट की है तो अगले जन्म में भी मिलेगा। अगले जन्म में। और लोग फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि मैं विजुलाइज कर रहा हूँ, रिजल्ट क्यों नहीं मिलता है। मगर उसमें लिमिट तो देखी नहीं है, तो सबकॉन्शियस माइंड अगले जन्म का इंतजार कर रहा है। तो लिमिट लगाना जरूरी। हाँ, डेट सभी में लिखना जरूरी है कि मुझे ये समय के पहले चाहिए, तो ये समय के पहले है। मगर कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं मुझे नहीं मिला, तो क्या होता है, इट इज नेवर ए इलॉजिकल गोल, इट इज ऑलवेज ए इलॉजिकल टाइम लिमिट। आज आपके पास स्कूटर है, बजाज स्कूटर, और आप ऐसा गोल रखो कि अगले महीने मेरी मर्सिडीज आ जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। लॉजिकल टाइम लिमिट होनी चाहिए। स्कूटर से मर्सिडीज पे पहुंचने के लिए 5 से 10 साल लग सकता है। मैंने 1965 में मर्सिडीज विजुलाइज किया था, जब मेरे घर में साइकिल भी नहीं थी। मगर मैंने खरीदी 85 में, 20 साल लगे। मगर मैंने विजुलाइज किया था, इसलिए मेरे जीवन में हुआ ये सब चीजें। तो आपको तब मुझे इतना ज्ञान नहीं था, तो मैंने टाइम लिमिट नहीं दिया था, मगर मुझे 85 में जरूर मिली जो मैंने विजुलाइज किया था। तो मैं सबको बोलता हूँ कि आपको टाइम लिमिट देनी है सबकॉन्शियस माइंड को, वो बिल्कुल काम के साथ करेगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मुझे कितना समय देना चाहिए। मान लीजिए कि आपकी अभी महीने की लाख रुपया तनख्वाह है, आपको 10 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया कमाना है महीने का, तो आप सोच में पड़ जाओगे कि मैं क्या कहूँ सबकॉन्शियस माइंड को। 2026 कहूँ, 27 कहूँ, तो क्या करोगे आप। तो आस्क योर लॉजिक, लॉजिक आपका क्या कहता है कि आज मैं 1 लाख में काम कर रहे हूँ, मुझे 10 लाख तनख्वाह चाहिए, तो क्या अगले साल हो सकता है 1 का 10 लाख? नहीं हो सकता है। 3 साल 4 साल लग सकता है। तो जो लॉजिक बिलीव करेगा ना, लॉजिक जो कहेगा ना, वो टाइम लिमिट डालनी है। क्योंकि बिलीफ सिस्टम आपके काम में आती है, इसमें बिलीफ सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है। आपने गोल रखा मगर बिलीफ सिस्टम उसके अगेंस्ट में है ना, तो गोल कभी भी रिजल्ट नहीं देता है आपको। तो सर, विजन बोर्ड बनाते समय हमको क्या ये देखना चाहिए, जैसे आपने बोला कि लॉजिक को आपको प्रायोरिटाइज करना है टाइम लिमिट के साथ में, तो हमको ये देखना है कि हमारे एक्शंस
हमारे जो कर्मा है वो भी उसी डायरेक्शन में अलाइंड हो साथ में, और उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना टाइम लगेगा इसको अचीव करने में, और उतनी टाइम लिमिट हम दे सकते हैं। एक्शन बैक्शन देखने की जरूरत नहीं, आपकी बिलीफ क्या कहती है। बिलीफ दो चीज कि क्या आप 10 लाख कमाने के लायक है कि नहीं, वो आपके बिलीफ सिस्टम में पड़ा है। अगर बिलीफ सिस्टम कहती है नहीं, तुम्हारी लायकात के हिसाब से तुम 10 लाख नहीं कमा सकती हो, तो कितना भी विजुलाइज करोगे नहीं मिलेगा। देन यू हैव टू गो एंड चेंज योर बिलीफ सिस्टम कि मेरे में लायकात है कि मैं 10 करोड़ भी कमा सकता हूँ। जिम कैरी करके एक हॉलीवुड का एक्टर है, नाम सुना है आपने? जी, बहुत फेमस एक्टर है जिम कैरी। यस। वो जब फिल्म इंडस्ट्री में आया तो उसने सोचा था कि मुझे $10 मिलियन एक ही पिक्चर में से मुझे कमाना है, मुझे उसका प्रोफेशनल चार्ज चाहिए। उसने क्या किया था, एक चेक में अपने नाम पे चेक लिखा था $10 मिलियन का, और लिख के रखा था अपने वॉलेट के अंदर, और डेली खोल के देखता था। अच्छा। और 10 साल के बाद उसको डम एंड डम्बल करके एक पिक्चर है, उसके अंदर उसको $10 मिलियन प्रोफेशनल फीस मिली थी। उसका यूट्यूब का इंटरव्यू है, देख लो। उसने विजुलाइज करने के लिए डेली खोल के देख लेता था, मगर 10 साल लगा उसको। तो सर क्या कोई तरीका है जिससे हमें पता चल सके कि हमको ये विजन अचीव करने में इतने साल लग सकते हैं, इतना समय? लॉजिक, सीधी बात है। तो वो लॉजिक के पीछे क्या एक साइंस वर्क करती है? भगवान ने हमने कॉन्शियस माइंड में लॉजिक दिया ही है। आज की और लॉजिक है, क्या ये पॉसिबल है? अभी मान लो कि आपके पास साइकिल है, लॉजिक क्या कहता है कि मर्सिडीज आ सकती है, लॉजिक कहेगा नहीं आ सकती है। तो और लॉजिक भी आता है हमारी बिलीफ सिस्टम से। ये बिलीफ में सब डेटा पड़ा हुआ है। तो हमारा सबकॉन्शियस हमें बताता है, सबकॉन्शियस माइंड नहीं, बिलीफ बताते हैं कि ये पॉसिबल है कि नहीं है। आपके पास मर्सिडीज आएगी कि नहीं, तो फिर आपको कहाँ काम करना पड़ेगा, पहले बिलीफ को चेंज करनी पड़ेगी। बिलीफ चेंज कर दो कि यस मेरी हैसियत है कि मैं मर्सिडीज की मालिक बन सकती हूँ, मैं एक 100 करोड़ की कोठी में रह सकती हूँ। ये आपके बिलीफ को, तो आप बिलीव करने लग जाएंगे तो अकॉर्डिंगली आप एग्जैक्टली अचीव कर सकते। देखो, एक थिंक एंड ग्रो रिच करके किताब है नेपोलियन हिल की, उसमें उसने एक बहुत अच्छा सेंटेंस लिखा है, whatever a human mind can conceive and believe it can achieve and believe condition apply। इंसान जो सोचता है और मानता है वो पाता है, मानते नहीं होते नहीं पाते हो। सिर्फ सोचने से नहीं होता है, साथ में बिलीफ का सपोर्ट सिस्टम चाहिए। तो बहुत बार बहुत लोगों को रिजल्ट इसलिए नहीं मिलता है कि उसकी बिलीफ अगेंस्ट में काम करती है उसकी। अच्छा, इसलिए। सो सर हम बिलीफ की बात कर रहे थे, आपने बोला कि बिलीफ जो होता है अगर वो नेगेटिवली वर्क करता है तो इसका मतलब हम अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते जो हम विजन बोर्ड में सेट करते हैं। तो ऐसे में पॉजिटिव बिलीफ के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए? बिलीफ को चेंज करनी है। देखो, बिलीफ कभी सही या गलत नहीं होती है, बिलीफ तो सही होती है हमारे लिए। व्हाट इज बिलीफ? एन आइडिया और थॉट विच इज एक्सेप्टेड एज अ ट्रूथ इज अ बिलीफ। कोई विचार को हम जब सत्य करके स्वीकार लेते हैं तो हमारी बिलीफ बन जाती है। तो हमारे लिए तो सही है। अब ये देखना है कि वो हमारे जीवन में पॉजिटिव रोल कर रही है या नेगेटिव रोल कर रही है। अगर नेगेटिव रोल कर रही है तो डिसएम्पावरिंग बिलीफ कहते हैं, और अगर पॉजिटिव रोल कर रही है तो एम्पावरिंग बिलीफ कहते हैं। तो हमें क्या करना है, हर बिलीफ को चेक करना है कि ये डिसएम्पावरिंग है या एम्पावरिंग है। एंड देयर इज अ सिस्टम जिसमें हम डिसएम्पावरिंग बिलीफ को एम्पावरिंग बिलीफ में चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं धनवान नहीं बन सकता, मुझे मेरी बिलीफ बन गई थी। मैं जब MBBS बना तो एक ज्योतिष मिल गया था मुझे, तो बोलता है अड़िया साहब आपकी उंगली के बीच में जगह है ना, तो आपके पास धन आएगा मगर नीचे से निकल जाएगा, आप धनवान नहीं बनोगे। अच्छा। पैसा आएगा बहुत मगर आप कभी धनवान नहीं बन पाओगे। बिलीफ उसने मेरा सॉफ्टवेयर में डाल दी और मैंने मान दिया। तो मैं डॉक्टर बन गया, MD बन गया, बहुत पैसा कमा रहा था। मैं आज से 35 साल पहले सऊदी अरेबिया में मेरी 1 लाख रुपया तनख्वाह थी। आज भी 1 लाख रुपया बड़ी बात होती है। मैं 35 साल पहले 1 लाख तनख्वाह थी, मगर पैसा बचता ही नहीं था। क्यों? उड़ाता था। मेरी बिलीफ मुझे स्पेंड करने में लगाती थी। ऐसा था। इसलिए तो मैंने पहली कार मेरी मर्सिडीज लिया था। जब पहली तनख्वाह आई उसके पहले मैंने कार का कमिटमेंट करके ले लिया था EMI के ऊपर। तो कहने का मतलब यह है कि ये बिलीफ ने मुझे धनवान नहीं बनने दिया। जब ये माइंड पावर का ज्ञान मिला, मैंने मेरी बिलीफ चेंज किया कि मैं धनवान बन सकता हूँ और ये सब गलत है, तो मैं धनवान बनना शुरू हो गया। धन एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया और मैं अब धनवान बन गया। बिलीफ चेंज करने से होता है ऐसा। तो बिलीफ का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है सबकॉन्शियस माइंड के मैनिफेस्टेशन के लिए। इसलिए मेरे पास बहुत सारे फेलियर के लोग आते हैं कि सर आपने सिखाया, किताब में लिखा है, वो सब कुछ मैं कर रहा हूँ मगर मुझे क्यों रिजल्ट नहीं मिल रहा है।
आज ही मुझे एक मेरा ट्रेनर का रिपोर्ट आया है, मुझे मैसेज आया है अच्छा। कि सर मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मेरा अभी भी पिकअप नहीं हो रहा है ट्रेनिंग फील्ड में, तो मुझे आपको मिलना है। तो बोला मैं 8 तारीख को अहमदाबाद आ रहा हूँ, फिर मिलेंगे। तो मैं ढूंढूंगा तो यही कोई रीज़न मिलेगा। ऐसा एक ट्रेनर आया था मेरे पास। मैं ट्रेन दी ट्रेनर प्रोग्राम भी करता हूँ। मैंने अभी तक हिंदुस्तान में 2000 ट्रेनर बनाए हैं जो माइंड पावर की ट्रेनिंग देते हैं। तो एक जयपुर से लड़का आया था ट्रेनर बनने के लिए। 1 साल के बाद मुझे फ़ोन करता है, अडिया साहब आपको मिलना है। बोला आ जाए अहमदाबाद। आया, बोला क्या बताओ, क्या हेल्प करूँ? बोले मेरा अभी तक पिकअप नहीं हुआ ट्रेनिंग फील्ड में। बोला तेरा विजन बोर्ड बताओ। तो बोलता है मैंने नहीं बनाया विजन बोर्ड। बोला देन गेट लॉस्ट, मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है? जब मैं इतना बार सिखाया कि विजन बोर्ड कितना ज़रूरी है, तूने अपना विजन बोर्ड नहीं बनाया और तू माइंड पावर ट्रेनर है, तो लोगों को क्या सिखाता है बताओ? तो अगर लोगों को सिखाता है कि विजन बोर्ड बनाना है और तुमने तो बनाया नहीं है, तो तुम्हें रिजल्ट कैसे मिलेगा? जब तुम 2 लाख रुपया मेरी फीस दे के सीखने को आए थे, वो तो तुम सीख के नहीं गए, तो अभी फ्री में मेरा क्यों टाइम खराब कर रहे हो? राइट। पहले विजन बोर्ड बना के लेके आओ, फिर मेरे से बात करो। तो ऐसे भी मैंने देखे कि खुद ट्रेनर बन गए और खुद का विजन बोर्ड नहीं है। तो मैं सभी ट्रेनर को पूछता हूँ विजन बोर्ड है तो मेरे से बात करो, नहीं तो मत करो। मेरे ट्रेनर की बात करता हूँ कि मैंने सीखा वो पहले करो तो सही। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि विजन बोर्ड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी जो मेरे लेवल पे है। अच्छा। सबकॉन्शियस माइंड से इतनी ज्यादा दोस्ती हो जाती है ना, वो अपनी इच्छा को ऑटोमेटिकली खींच लेता है। हाँ। जो डिजायर उत्पन्न होती है ना, उसको बताने की भी जरूरत नहीं, वो जान लेता है कि बॉस की ये, बॉस यानी कॉन्शियस माइंड की ये इच्छा है, और वो मैनिफेस्ट करना शुरू कर देता है। तो वो क्या सेंस कर लेता है, रीड कर लेता है? सबकॉन्शियस माइंड क्या सेंस कर लेता है? हाँ, वो सेंस कर लेता है कि बॉस की ये इच्छा है, बोलना नहीं पड़ता है। हाँ, तो इन दैट केस हमें विजन बोर्ड तो इसके लिए दोस्ती करनी पड़ती है। मेरी ऐसा है, मुझे कुछ विजन बोर्ड अभी मेरे पास कुछ नहीं है। हाँ। मैं जो सोचता हूँ वो होने लगता है, फटाफट इवेंट बनने लगते हैं। अच्छा। कि इनसे दोस्ती करनी है, मुझे यहाँ पे पॉडकास्ट करना है, यहाँ पे प्रोग्राम करना है, ऑटोमेटिक होने लगता है सब कुछ। अच्छा, तो मतलब ये जो डिजायर है सबकॉन्शियस माइंड के साथ इतनी ज्यादा अलाइन हो जाती है कि वो खुद ही सिग्नल्स देने लग जाता है कि हाँ, ऑटोमेटिक चलता जाता है, सिग्नल चला जाता है कि इनकी ये इच्छा है पूरी करो। हमें ये फिजिकल प्रोसीजर की जरूरत ही नहीं है। अब मैं फिजिकल प्रोसीजर में जाता ही नहीं हूँ। हाँ, तो आपने इस तरह से इस हद तक ट्रेन कर लिया है। 30-35 साल से सबकॉन्शियस माइंड से बातें कर रहा हूँ ना, दोस्ती कर रहा हूँ, तो मेरी इच्छा है समझने लगा है वो। मेरे सिग्नल समझने लगा है। कुछ नहीं, बस आज सोचो कि आज इनको मिलना है। ये मुस्कान मिली थी ना जी, अभी 1 महीने पहले दिल्ली में एक प्रोग्राम में मिले थे। स्टेज पे उसका परफॉर्मेंस देख के मैं इम्प्रेस हुआ। अच्छा। मैंने इच्छा की कि ये मेरी टीम में आ जानी चाहिए। प्रोग्राम खत्म होते ही नीचे आई, बोला मेरे साथ काम करोगी? मुझे जानती भी नहीं थी। बोला हाँ मैं करूँगी। अच्छा। देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने काम किया अचानक। बोला तुम मेरे बारे में जानती नहीं हो फिर भी आप बोल दिया। बोला हाँ करूँगी, और देखो आज मेरे साथ काम कर रही है। 1 महीने पहले मेरी पहचान हुई थी। अच्छा। तो ये होता है, सिर्फ मैंने ये सोचा कि ये मेरी टीम में होनी चाहिए और वो आ गई। बिल्कुल 1 मिनट में मेरी इंट्रोडक्शन देनी नहीं पड़ी, कुछ नहीं। यस सर, अभी आपने बात किया विल पावर के बारे में कि वन अमंग द पावर ऑफ द ब्रेन्स, विल पावर कॉन्शियस माइंड का पावर है विल पावर। तो कैसे वर्क करता है विल पावर? विल पावर इज एबिलिटी टू कन्वर्ट योर डिजायर इनटू एक्शन, इसको विल पावर कहते हैं। तो क्या मिरेकल भी होते हुए देखे जाते हैं अगर विल पावर स्ट्रांग है? विल पावर होगा तो सबकॉन्शियस माइंड को स्ट्रांग कमांड देगा ना, पावर ऑफ इंटेंशन क्रिएट होगा। मुझे करना ही है, ये चीज तो करना ही है, और फिर उसके पीछे काम करेगा तो भी उसके अंदर जोश होगा विल पावर की वजह से जी, तो अचीव करेगा। वैसे मैं सबकॉन्शियस माइंड से काम लेने के लिए 16 स्टेप फॉर्मूला बताता हूँ मेरे प्रोग्राम में। उसमें लास्ट होता है मैचिंग एक्शन लेना। मैचिंग एक्शन तो लेना जरूरी है। आपको सलमान खान जैसी बॉडी बनानी है तो आपको जिम जाना पड़ेगा, रेगुलर लाइफ चाहिए, न्यूट्रिशियस फूड खाना पड़ेगा, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना पड़ेगा। अगर रात को 2 बजे तक जागते रहोगे, जिम में नहीं जाओगे, जंक फूड खाओगे, तो सलमान खान तो बन नहीं सकते। तो मैचिंग एक्शन होना जरूरी है। आपको धनवान बनना है, महीने का करोड़ रुपया कमाना है, तो आपको ये फालतू रील्स देखने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको वही काम करना है जो आपको पैसा कमा के दे सके। तो इसको कहते हैं मैचिंग एक्शन। आप फालतू बातों में सोशल मीडिया में टाइम गुजारते रहोगे तो धनवान कभी बनोगे ही नहीं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात सुनी थी कि सोशल मीडिया पे कभी भी फरारी कार की एडवर्टाइजमेंट नहीं आएगी, क्योंकि फरारी कार खरीदने वाले सोशल मीडिया पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। तो दिखाई उनका तो एक अलग ही लाइफस्टाइल होता है जो करते हैं। बिल्कुल वैसा ही है। सर, हम अभी बात कर रहे थे, आपने कहा पावर ऑफ ब्रेन, और आपने 9 पावर्स की बात की, आपने विल पावर की भी बात की। तो क्या आपके अभी तक के एक्सपीरियंस में, लाइफ एक्सपीरियंस में, ऐसा कभी हुआ है कि किसी इंसान ने
ऐसी बड़ी जटिल बीमारी या जटिल परिस्थिति को पछाड़ दिया हो, उसको डिफीट कर दिया हो अपनी विल पावर के दम पे, अपनी डिजायर के दम पे? बहुत सारे, हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल। युगांडा में, अफ्रीका में मेरा एक दोस्त है, स्टूडेंट था पहले, अभी दोस्त बन गया, हितेश शाह करके। उसको ब्रेन कैंसर हुआ था, तभी उसको किसी ने प्रेरणा का जन्ना किताब दी। वो अनकॉन्शियस वहाँ पे हो गया था, फिर बम्बई आया, बम्बई में उसने ऑपरेशन करवाया। मगर थ्रू आउट दैट जर्नी उसको ये माइंड पावर ने हेल्प किया, उसने माइंड पावर यूज़ किया, ठीक हो गया। उसके बाद फिर उसने मेरा अफ्रीका में प्रोग्राम भी करवाया बहुत सारे, क्योंकि वो इम्प्रेस हुआ। उसका मेरे पास वीडियो इंटरव्यू है। अभी मुझे 8 दिन पहले एक अहमदाबाद में आदमी मिला था, तो उसने बोला कि मेरा किडनी का कैंसर था, मैं आपकी माइंड पावर का नॉलेज से मैं ठीक हो गया हूँ। तो बहुत सारे, और फेमस एग्जांपल देखो तो नॉर्मन कजिन, जिसने एनाटॉमी ऑफ इलनेस करके किताब लिखी है, वो जब बीमार थे तो उसको डॉक्टर ने बोल दिया था कि तुम 6 महीने से ज़्यादा जियोगे नहीं। उसने माइंड पावर से बीमारी को ठीक किया, 27 ईयर्स वो जिंदा रहे, जिसने ये किताब लिखी है। क्या बात। बहुत सारे एग्जांपल है। मेरी बात करूँ तो मुझे 2 साल पहले कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर डिटेक्ट हुआ। अच्छा। वहाँ के जो बेस्ट स्पेशलिस्ट है उसने बोला कि तुम जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करवा लो। मैं बोला मुझे नहीं करवाना है, मुझे माइंड पावर से ठीक करना है। मेरा PSA बढ़ रहा था, जो प्रोस्टेट का हार्मोन होता है वो। 2 साल हो गए इस बात को, मेरा PSA नॉर्मल हो गया, कोई सिम्टम नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे ऑपरेशन। मिरेकल है ये। मेडिकल डॉक्टर होते हुए भी मेडिकल डॉक्टर की एडवाइस को मैंने नहीं माना, और मैं उसके साथ अभी फर्स्ट क्लास जी रहा हूँ। आप देख रहे हैं, मैं 16 घंटा काम करता हूँ, एनर्जी के साथ काम करता हूँ। तो ये हीलिंग पावर हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास है ही नहीं, उसके पास है ही। तो सिर्फ हमें उसको हीलिंग पावर को समझना है और उसको रिलीज करना है, तो आपका हील हो जाता है। बेसिकली बॉडी इज ए ऑटो हीलिंग मैकेनिज्म। एक किताब है लव मेडिसिन एंड मिराकल, डॉक्टर बार्निश सीगल की। ही हिमसेल्फ इज ए कैंसर सर्जन, जो अमेरिका में बोस्टन में प्रैक्टिस करता है। उसने ये किताब लिखी है जी। कैंसर सर्जन ने। उस किताब में लिखा है कि कैंसर को ठीक करने में 90% रोल लव का है एंड 10% रोल मेडिसिन का है। ये कैंसर सर्जन लिखता है। अच्छा, सोच लो। तो ये मैंने बहुत सारे एग्जांपल देखे। तो एक्चुअली में हम मिसगाइडेड है, कैंसर को सिर्फ यानी एलोपैथी ट्रीटमेंट से ट्रीट करते हैं, और ये लव का रोल और बाकी का रोल भूल जाते हैं। इसके वजह से ये होता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि लव इज द बिगेस्ट मेडिसिन। पहले कहते थे लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, नो, लव इज द बेस्ट मेडिसिन, लाफ्टर इज द सेकंड बेस्ट मेडिसिन। ऐसा है। एंड लैक ऑफ लव इज द कॉज ऑफ ऑल द डिजीजेज। जब इंसान के जीवन में से प्यार चला जाता है ना, तब बीमारियों का शुरू हो जाता है, काउंटडाउन शुरू हो जाता है, क्लॉक चालू हो जाता है, डाउनवर्ड क्लॉक। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। और आजकल कैंसर क्यों बढ़ रहा है? लव की किसी को पड़ी नहीं है ना? कितने कैंसर कैसे, कितने केसेस में कभी देखा ही नहीं जितना अभी हो रहे हैं, क्योंकि सब फिजिकल हो गए, बस पैसा, पावर, ये लव का कोई वैल्यू ही नहीं रहा। तो उसकी वजह से बढ़ता जा रहा है। मैंने एक बार आर्टिकल लिखा था कोई पेपर में, मैं वहाँ कॉलमनिस्ट भी हूँ गुजरात में, तो कच्छ के एक डॉक्टर ने पढ़ा था, तो उसने मुझे फ़ोन किया, डॉक्टर रियाज थैंक यू। मैं बोला क्या हुआ? बोला आपका लव इज़ द बेस्ट मेडिसिन करके आर्टिकल पढ़ा, और मेरी वाइफ को कैंसर था, मैंने उसको ज़्यादा प्यार देना शुरू कर दिया, तो भी उसका कैंसर ठीक हो गया। तो मेरे पास ऐसे रिव्यूज़ आते हैं लोगों के। तो लव इज़ द बिगेस्ट मेडिसिन, समझे ना? इसके लिए तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। तो एक आदमी था जिसने लव के बारे में इतनी रिसर्च किया था, और ही वाज स्ट्रांगली प्रपोजिंग कि लव से ही सब बीमारियाँ ठीक होती है। उसने काफ़ी रिसर्च किया, फिर सब मेडिकल कॉलेज में जाके वो लेक्चर देता था मेडिकल स्टूडेंट को कि लव से कौन सी बीमारी ठीक हो सकती है। तो एक कॉलेज में लेक्चर देने को गया था, 1 घंटा लेक्चर दिया। लेक्चर ख़त्म होने के बाद पूछता है कि एनी क्वेश्चन? तो एक स्टूडेंट खड़ा होकर पूछता है कि सर लव से बीमारी ठीक नहीं हुई तो क्या करूं मैं? तो बोला इंक्रीज द डोज। जवाब क्या था? इंक्रीज द डोज। यानी लव से कोई बीमारी ठीक नहीं हुई तो डोज कम पड़ रहा है, दवाई चेंज करने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि लव से बीमारी ठीक ना हो। हाँ, इंक्रीज द डोज। उसने सीधा एकदम सिंपल लैंग्वेज में जवाब दिया। तो मगर हमारे क्या होता है कि किसी को कैंसर होते हैं तो कोई लव तो देता नहीं है जी। बेचारा करके देते, दया करते हैं, मगर कोई लव नहीं देता है। लव इज द बिगेस्ट मेडिसिन। और ये ऑटो हीलिंग मैकेनिज्म उससे ही स्टार्ट होती है। जितना ज़्यादा लव मिलता है ना, उतना सबकॉन्शियस माइंड का वो टॉनिक है लव। इमोशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड के कांटेक्ट में होती है जी। तो सर हम अभी जैसे बात कर रहे थे विल पावर की,
और इस तरह के मिरेकल्स जब हमारे सामने निकल के आते हैं, माइंड की जो पावर होती है, ब्रेन की पावर अलाइन करती है, तो माइंड मिरेकल्स हमारे सामने होके आते हैं कि असंभव भी संभव दिख जाता है। ऐसे में मैं बात करूंगी, अभी आपने जैसे बोला पावर ऑफ लव की, तो अगर एक इंसान अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति रखता है कि हाँ मुझे ठीक होना है, और उसके जो साथ के लोग हैं उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो उसको लव से नर्चर करे, अगर नहीं है तो वो किस तरह से कर सकता है? जैसे कई बार आजकल होता है लोग आइसोलेशन में रहते हैं, जॉब करते हैं, घर से बाहर रहते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं? सेल्फ लव। सेल्फ लव। लव जरूर नहीं बाहर से आए, सेल्फ लव। क्या बात है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं कि हम दूसरे लोगों को प्यार कर सकते हैं, खुद को ही प्यार करना भूल गए। यस। खुद को नफरत करते हैं, खुद की नेगेटिव पॉइंट ही देखते रहते हैं, तो सेल्फ लव नहीं होता है। लुइस एक किताब है, यू कैन हील योर लाइफ, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? बहुत अच्छे वीडियोस है उसके। सी हरसेल्फ वाज सफरिंग फ्रॉम सर्वाइकल कैंसर, जो यूटेरस का होता है, और उसको डॉक्टर ने बोल दिया था 6 महीने में मर जाओगी। उसने ये माइंड पावर का इस्तेमाल करके अपना कैंसर ठीक किया। आज उसने वो किताब लिखी जो वर्ल्ड की बेस्ट सेलर किताब है। किताब का नाम है यू कैन हील योर लाइफ, यू कैन हील, जो मेरी वन ऑफ द फेवरेट बुक है। उसके यूट्यूब के ऊपर वीडियो है। उसने लव का इम्पोर्टेंस समझाया है कि अपने आप को सेल्फ को लव करना शुरू करो। मिरर में देख के खुद को बोलो आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। आपका कैंसर ठीक हो जाएगा, क्या बात, कुछ भी ठीक हो जाएगा। लैक ऑफ लव इज द कॉज ऑफ ऑल द डिजीजेज एंड लव इज द ओनली मेडिसिन। मैं एलोपैथी डॉक्टर बोल रहा हूँ, ये सोच समझ के बोल रहा हूँ। जनरली एलोपैथी डॉक्टर तो ये मानने को तैयार नहीं होते। सर हम अक्सर देखते हैं हमारे कल्चर में है कि भारत आध्यात्म का केंद्र है, तो भारत में अध्यात्म इस तरह से रूट्स तक में बसा हुआ है हमारी कि हमारे अंदर अक्सर इच्छा जागृत होती है कि हम ईश्वर को पालें, ईश्वर की प्राप्ति हमें हो जाए। इन दैट केस हमारा सबकॉन्शियस माइंड यूनिवर्स से किस तरह से एक अलाइनमेंट बैठाता है कि हमको ईश्वर की प्राप्ति हो जाए? वेरी गुड क्वेश्चन जी। मैं आजकल एक नया सब्जेक्ट डेवलप कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, पतंजलि योग सूत्र। पतंजलि योग बहुत सालों से मेरी इच्छा रही थी जी। कि मैं पतंजलि योग सूत्र को सीखूं और लोगों को सिखाऊं जी। और मैंने बहुत बार स्टेज से डिक्लेयर भी किया है कि मैं पतंजलि योग सूत्र को घर घर तक पहुंचाऊंगा, खास करके यूथ को समझाऊंगा जी। क्योंकि ये पतंजलि योग सूत्र है ना, बियॉन्ड माइंड पावर है। Is it? हमने अभी तक जो बात किया है ना उससे आगे की बात है। उसके अंदर जो आपका सवाल था ना वो वहाँ उसका जवाब वहाँ पे है जी। पतंजलि योग सूत्र बनाए इसीलिए भगवान को पाने के लिए, मगर फिर भगवान का डेफिनेशन समझ लीजिए। भगवान यानी हम जो इंसान सोच रहे हैं कि शिव भगवान या राम भगवान, वो नहीं है। भगवान यानी एक यूनिवर्सल एनर्जी है। हम हमारा आत्मा वो भी एक एनर्जी है। ये एनर्जी का एक टुकड़ा है हम, यानी एक स्वरूप, एक बूंद है, जो भी कहे वो जी। तो आत्मा क्या है? एक एनर्जी का बूंद है और एक विशाल समुद्र है एनर्जी का, जिसको हम भगवान कहते हैं। प्रकृति एंड पुरुष जो कहते हैं, तो प्रकृति वो भगवान है जी। तो ये पतंजलि योग सूत्र है, वो आपको भगवान तक पहुंचाने का रास्ता है। योगा का मतलब जो हम समझते हैं वो नहीं है। हम योगा यानी योग के आसन, शरीर के आसन होते हैं, उसको ही समझते हैं ज्यादातर 90% लोग, और टीवी में वही प्रोपेगेट किया जाता है। जबकि योग का मतलब होता है यूनियन, आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन, जीव का शिव के साथ मिलन। क्या बात। उसका एक्चुअली मीनिंग है, डिक्शनरी मीनिंग योग का यूनियन होता है। एक्चुअली योगा ने आसन नहीं होता है जी। तो ये पतंजलि योग सूत्र है, उसके अंदर ये पूरा पाथ दिखाया गया है कि यहाँ से हम परमात्मा तक कैसे पहुँच सकते हैं। आज से 5000 साल पहले से हम योग हमारे देश में था, मगर इधर उधर चलता था, टुकड़ों में बिका हुआ था। 2000 साल पहले पतंजलि ऋषि ने क्या किया कि उसको एक सूत्र में बनाया, जैसे गले में माला रहती है और मोती करते हैं ना, इसलिए उसका नाम योग सूत्र पड़ा। और पतंजलि ऋषि ने ये ढूंढा, इसलिए पतंजलि योग सूत्र कहते हैं। उसने सिस्टमाइज किया योग के ज्ञान को और पतंजलि योग सूत्र के नाम पे कहा। तो उसने 4 पाद लिखे, पाद यानी पार्ट, विभाग। तो पहला है समाधि पाद, समाधि यानी यूनियन, जो आप कहते हैं भगवान को पाना। दूसरा है साधना पाद या साधन पाद, यानी आपका कौन से रास्ते पे भगवान तक पहुंचना है। फिर आता है विभूति पाद, तो आप ये रास्ते पे चलोगे तो आप कैसे विभूति बनोगे, आपके पास कैसे स्पेशल पावर आएंगे। और चौथा पाद है वो केवल्य पाद,
यानी केवल ये पाना यानी मोक्ष पाना यानी भगवान को मिलना। तो 4 विभाग में है और पहले विभाग में कुछ सूत्र है, 51 है, बाद में 55 है, 56 है, 34 है, ऐसे टोटल 196 सूत्र है जी। ये सूत्र को अगर आप फॉलो करोगे 196 को तो आप मोक्ष तक पहुंच जाओगे। तो मुझे ये इतना अच्छा लगा। अच्छा, ये भगवान तक पहुंचने में आपकी जितनी भी इच्छा है, जो लौकिक इच्छाएं होती है, गाड़ी, बंगला, पैसा, पावर, नाव, मान, सम्मान, ये सब ऑटोमेटिकली मिलने वाला है आपको। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, बस ये रास्ते पे चलो। अच्छा, अब ये जो हम योग देखते हैं, रामदेव बाबा जो टीवी पे दिखाते हैं, वो पतंजलि योग सूत्र का नाम यूज करते हैं, मगर वो एक्चुअली योग होता है, वो हठ योग है। अच्छा। जो मत्स्येंद्र ऋषि ने ढूंढा था। अच्छा। आसन जो दिखाते हैं वो मत्स्येंद्र ऋषि के दिखाए हुए है, हठ योग के आसन है। अच्छा। पतंजलि योग सूत्र ने तो एक ही आसन की बात की है, वो 3 ही सूत्र है, वो है सुखासन और कुछ नहीं है। अच्छा, प्राणायाम इतने सारे दुनिया वाले सिखाते हैं, पतंजलि योग सूत्र ने एक ही प्राणायाम सिखाया है, ये अनुलोम विलोम, बस और कुछ नहीं है। अच्छा। बाकी है वो सही है, मगर दूसरे लोगों की प्रोडक्ट है, यानी दूसरे के दिमाग की उपज है। मत्स्येंद्र ऋषि ने बनाया है और लोगों ने बनाया है। तो पतंजलि योग सूत्र ने एक ही आसन की बात की है और एक ही प्राणायाम की बात की है, और उसने अष्टांग योग बनाया। ये अष्टांग योग है वो पतंजलि ऋषि का है जी। पहला स्टेप है वो यम है। यम यानी दूसरे के साथ कैसा बिहेव करना। फिर है नियम, खुद के साथ कैसे बिहेव करना, बेसिकली पर्सनालिटी डेवलपमेंट, नियम यानी। उसके बाद आता है आसन, आता है जो हम टीवी में देखते हैं, लोग करते हैं ना, मैं योगा करता हूँ लोग बोलते हैं, तो एक्चुअली वो सिर्फ आसन ही करते हैं। अच्छा। उसके बाद आता है प्राणायाम। अच्छा, ये यम नियम से हमारा आत्मा शुद्ध होता है, इसको फॉलो करने से। फिर बॉडी को हमें कंट्रोल करना है, तो उसके लिए आसन बनाए गए। फिर हमें ब्रीदिंग को कंट्रोल करना है। ये बॉडी और माइंड का जो ब्रिज है बीच में, वो प्राणायाम है। तो प्राणायाम करेंगे तो हमारी ब्रीदिंग यानी प्राण यानी ऊर्जा, हमारे बॉडी जो एनर्जी देती है, जो चलाती है, उसको हमें कंट्रोल करना है। फिर आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार यानी हमारी इंद्रिय है, उसको कंट्रोल करना है जी। तो पहले अपना आत्मा को प्योरीफाई करो, फिर आप आसन करके बॉडी को कंट्रोल करो, फिर प्राणायाम करके अपनी एनर्जी को कंट्रोल करो, फिर अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करो, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो आप धारणा के उसमें जाओगे। धारणा यानी फोकस। ये जो फोकस करोगे वो आपके जीवन में मिलने लगेगा। आपके एक्स्ट्रा पावर से, जो एक्स्ट्रा पावर बोलते हैं ना, दीवार के आर पार निकल जाना, एक ही जगह पे, एक ही टाइम पे 2 जगह पे हाजिर रहना, पानी पे चलना, ये सब जो स्पेशल पावर है वो उसने विभूति पाद में समझा है। ये सब एक्चुअल में होते हैं। ये पतंजलि योग सूत्र के रास्ते से होते हैं, अगर वहां तक पहुंचे तो। मगर पतंजलि ऋषि ने ये कहा है कि यहाँ पे रुकना नहीं है, आपका ये गोल नहीं है, ये तो रास्ते में आपको चमत्कार मिले हैं, आपको पहुंचना है, समाधि तक पहुंचना है, जो लास्ट है। तो धारणा के बाद फिर ध्यान आता है, ध्यान के बाद वो समाधि आता है, जिसको आप मोक्ष कहते हैं, जिसको आप भगवान को पाना कहते हैं। तो जो इंसान ये रास्ते पे चलता है, उनकी सब लौकिक इच्छाएं तो पूरी होती है, मगर जो सबसे बड़ी इच्छा भी पूरी हो जाती है भगवान के पास पहुंचने की। फिर हम कार्मिक अकाउंट की बात कर रहे थे। yes. वो कार्मिक अकाउंट में बहुत सालों से सोच रहा था कि कार्मिक अकाउंट रहता कहाँ होगा। हाँ. फिजिकल फॉर्म में कहीं किताब में पेन से लिखा है कागज के ऊपर। हाँ. कौन उसको कंट्रोल करता है? कोई पूरा डिपार्टमेंट होगा जो इतने बिलियन लोगों का कार्मिक अकाउंट रखता होगा, कोई सॉफ्टवेयर होगा, क्या होगा? तो ये जवाब मुझे उसमें से मिला। यू कैन डिलीट दैट कार्मिक रिकॉर्ड ऑल्सो। ये रास्ते से आप कर सकते हैं। तो ये कैसे? मेडिटेशन करते हैं? मेडिटेशन के जरिए। मेडिटेशन के जरिए मैं बहुत सारे लोगों को मेरे प्रोग्राम में पूछता हूँ कि मान लो आप 10 घंटा काम करते हो और आपकी महीने की 5 लाख की इनकम है जी। मान लो आपने 1 घंटा मेडिटेशन किया और 9 घंटा काम किया, तो आपकी इनकम का क्या होगा? तो बोलता है बढ़ जाएगी। अच्छा। हाँ, पब्लिक बोलती है। कैसे? बताऊंगा। फिर मैं पूछता हूँ अगर 2 घंटा मेडिटेशन किया और 8 घंटा काम किया तो फिर बढ़ जाएगी। मैं बोलता 3 घंटा करो, बढ़ जाएगी। लोगों को ये पता है कि बढ़ जाती है, मगर कैसे पता नहीं है, इसलिए करते नहीं है जी। मेरा एक दोस्त है निश्चित शाह करके जी। वो अभी 90 दिन मेडिटेशन करके आया, विपश्यना करके। अब वो बोलता है मुझे 3 साल के लिए बैठना है, अकेला कमरे में बैठना है, बात नहीं करना है, सुबह से शाम तक सिर्फ मेडिटेशन करना है। और बहुत बड़ा धनवान है, बहुत पैसे हैं उनके पास, और उनका काम बढ़ता जा रहा है। ऐसा है। क्या बात है।
तो ऐसा नहीं है कि आप मेडिटेशन में बैठे रहे तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। धनमान ने ये सऊदी भाई थोड़ा क्या, जिन्होंने 1200 कार गिफ्ट दिया था, सूरत के डायमंड बिजनेसमैन है, जी जी। वो भी एक महीना मौन बैठे रहते हैं, विपස්සना करते रहते हैं और अरबों का बिजनेस करते हैं, उनका बिजनेस बढ़ता ही जा रहा तो है। मेडिटेशन में इतनी पावर इतनी पावर है कि सबकॉन्शियस माइंड आपको वो दे सकता है कि आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। एग्जैक्टली, नॉट ओनली धन भी जितना चाहे उतना दे सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जी। कि एक मजदूर आदमी है, कहीं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा है, मान लो, तो उनको रोज का 300 रुपया तनख्वाह मिलती है। यस। महीने का 9000 हुआ। पैसा कैसे कमा रहा है? अपना मेहनत करके, शरीर से, मसल से। एक कॉलेज का प्रोफेसर है, उसकी 90,000 तनख्वाह है, रोज का 3000 हुआ। रोज का 1 घंटा लेक्चर एक लेता है, तो उसका रोज की इनकम कितनी हुई? 3000 की। पैसा कैसे कमा रहा है? नॉलेज बेच के कमा रहा है। मजदूर किससे कमा रहा है? मेहनत करके, शरीर से। वो 10 टाइम्स कमा रहा है। तो पैसा कमाने के लिए शरीर से काम करना चाहिए, नॉलेज से? नॉलेज। अहमदाबाद में एक डॉक्टर है, नी के ऑपरेशन के स्पेशलिस्ट है जी। 5 लाख रुपया चार्ज होता है। उसमें से मान लो उसको 2 लाख रुपया सिर्फ मिलता है। अच्छा। ऑपरेशन करने का। 3 लाख हॉस्पिटल रखती है। वैसे खुद की हॉस्पिटल है उनकी, मैं तो ऐसे कैलकुलेशन के लिए बताता हूँ। और रोज के 25 ऑपरेशन करता है वो। तो कितनी रोज की इनकम हुई? सर आप बताइए, क्योंकि मुझे तो लगता है आई थिंक लाखों में होगी। देखो, एक ऑपरेशन का 2 लाख रुपया मिलता है, रोज के 25 ऑपरेशन करते हैं, यानी रोज के 50 लाख की इनकम हुई। अच्छा, वो इनकम कैसे होती है? नॉलेज एंड स्किल, ऑपरेशन स्किल। मैंने उसके 3-4 ऑपरेशन अटेंड किए। मेरे फैमिली के जितने भी नी रिप्लेसमेंट हुआ, मैं वहाँ हाजिर रहता हूँ, अंदर ऑपरेशन थिएटर में। अच्छा। 8.5 मिनट में एक ऑपरेशन कर लेता है वो आदमी। 8.5 मिनट में। 8.5? हाँ, और रोज के 25 ऑपरेशन करता है। 50 लाख रुपीज पर डे उनकी इनकम। नॉलेज एंड स्किल। तो पैसा कमाना है तो दोनों का यूज करना चाहिए, नॉलेज एंड स्किल का। अच्छा, मार्क जुकरबर्ग ने पैसा कैसे कमाया? एक आइडिया, फेसबुक का आइडिया। लोगों की इच्छा जानी। लोगों की सबसे बड़ी इच्छा होती है कनेक्टिविटी की जी। उसने वो कनेक्टिविटी का प्लेटफॉर्म बना के लोगों को फ्री में यूज करना दे दिया। रातों रात करोड़पति हो गया। ये डॉक्टर कमाया, उससे 1000 गुना ज्यादा कमा लिया उसने, एक आइडिया से। आइडिया कहाँ से आता है? सबकॉन्शियस माइंड से। आइडिया की फैक्ट्री सबकॉन्शियस माइंड में होती है। समझे ना? अच्छा, सबकॉन्शियस माइंड आइडिया कब देगा? जब आप ज्यादा कॉन्शियस माइंड को शांत करोगे तब देगा। यानी जितना ज्यादा मेडिटेशन करोगे इतना। तो समझ लिया, फिजिकल सक्सेस में, धनवान बनने में भी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का कितना रोल है, मेडिटेशन का कितना रोल है? मेडिटेशन वर्क्स लाइक अ मिरेकल सर। अगर देखा जाए तो जब हम माइंड मिरेकल की बात कर रहे हैं, तो क्या कहा जा सकता है कि मेडिटेशन माइंड मिरेकल को बर्थ देता है? बिल्कुल, पतंजलि योग सूत्र पूरा मेडिटेशन का ही रास्ता है। क्या बात है सर। अभी आपने बात किया पतंजलि योग सूत्र की, और आपने बताया भी कि 4 पद होते हैं। तो समाधि पद से कैवल्य पद तक पहुंचने में जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, किस तरह से वर्क करता है? क्या कुछ मिरेकल्स देखने को मिलते हैं? बिल्कुल, देखो, जैसे मैंने पहले बताया, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड रहता है जी। ये पतंजलि योग सूत्र का जो मेथड है, रास्ता है, वो बेसिकली मेडिटेशन बेस्ड ही है। जितना ज़्यादा मेडिटेशन करोगे उतना आप ये रास्ते पे सफल होंगे, भगवान तक पहुंचोगे जी। मेडिटेशन मतलब क्या होता है? कॉन्शियस माइंड को शांत करने का। और एक नियम है, कॉन्शियस माइंड जितना शांत होता है उतना सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा काम करता है, ज़्यादा एक्टिवेटेड रहता है। और हमारे हर गोल अचीव करने में सबकॉन्शियस माइंड का तो 90% रोल रहता है। हमें जो भी मिराकल प्रोड्यूस करने, उसमें सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू ही होता है। तो जितना ज़्यादा मेडिटेशन करोगे इतना आपके जीवन में मिराकल ही मिराकल हो जाएगा। सब चीज़, मेरे जीवन में तो आजकल डेली मिराकल्स होते हैं, ऐसा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये दिस इज बियॉन्ड माइंड पावर, कहता हूँ ना मैं, कि जो पतंजलि योग सूत्र ने बातें कही ना, वो ज़बरदस्त है। और मैंने ये भी मिशन बनाया कि ये मैं फ्री में सिखाऊंगा, नॉट प्रोफेशनली, फीस नहीं लूँगा। ये जे माई सोशल कंट्रीब्यूशन टू दिस सोसाइटी, कि मैं पतंजलि योग सूत्र, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो लोगों को सीखनी चाहिए। ये तो है सर, भारत का जो कल्चर है इतना रिच है, और उसको दुनिया तक ले जाने के लिए आप जो काम कर रहे हैं सच में बहुत कमेंडेबल है। वो भी हिंदुस्तान को अगर वर्ल्ड गुरु बनाना है तो हम रॉकेट बनाने का तो सिखा नहीं सकते उनको। यस,
मिसाइल बनाने का तो हम सिखा नहीं सकते, हमको ही नहीं आता है, हम तो वहाँ से मंगवाते हैं। तो हम जो सिखा सकते हैं वो ये यौगिक ज्ञान ही सिखा सकते हैं। और उसमें सबसे अच्छा ज्ञान, अभी तक मैंने जितने भी ज्ञान की किताब पढ़ी हमारी, उसमें इम्प्रेस हुआ ज़्यादा मैं पतंजलि योग सूत्र से। तो मैं सोचा ये ज्ञान को सिंप्लीफाई क्यों नहीं करूँ, अभी तक लोगों तक क्यों नहीं पहुँचाया, क्योंकि किसी ने इसको सिंपल बनाने की कोशिश नहीं की। और भगवान ने मुझे एक कला दी है कि कितना भी डिफिकल्ट सब्जेक्ट हो मैं उसको सिंपल बना के सिखा सकता हूँ। क्या बात है, सबके अंदर नहीं होता है ये। क्योंकि माइंड पावर कोई जानता नहीं था, सालों से दुनिया में है। जब से मैंने सिखाना शुरू किया तब से घर घर में लोग पहुंच गए कि सबकॉन्शियस माइंड का पावर क्या होता है, मैनिफेस्टेशन क्या होता है, विजन बोर्ड क्या होता है। तो वैसे ही मैं इसको एकदम सिंपल बना दूंगा। सर अभी हम बात कर रहे थे पतंजलि योग सूत्र की, आपने बोला कि मेडिटेशन के थ्रू परमात्मा को पाया जा सकता है। तो जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो किस तरह से इस मिरेकल में हेल्प करता है कि हम उस परमात्मा को पा सकते हैं, ब्रह्मलीन हो सकते हैं, ऐसा कैसे होता है? जैसे मैंने कहा ना कि पतंजलि योग सूत्र मेडिटेशन का रूट है। देखो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने सुखी होने के 4 रास्ते बताए, जिनका नाम दिया है योग। कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है और राजयोग है। ये 4 योग है। लोग सुखी होने के लिए 4 में से कोई भी एक रास्ता पा सकते हैं। जैसे हम दिल्ली से मुंबई जाना है तो हमारे पास ऑप्शन रहता है, हवाई जहाज से जाए, ट्रेन से जाए, खुद की गाड़ी लेके जाए, कोई भी रूट से जाए। बिल्कुल वैसा ही है। तो ज्ञान योग यानी ज्ञान के जरिए, जो हमारे शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य ने लिखा है जो इसके ऊपर। फिर होता है भक्ति योग, जो मीरा और प्रहलाद ने रास्ता चुना था। फिर कर्म योग, जो अर्जुन ने रास्ता चुना था, जो भगवत गीता का मेन, उसने तो 4 योग की बात की है, बट बेसिकली कर्म योग यानी कर्म करके, निष्काम कर्म करके सुखी हो जाओ। और एक होता है राजयोग, जो ब्रह्मा कुमारी वाले करते हैं, हमारे जो हिमालय में बैठे हैं साधु संत लोग मेडिटेशन लगा के, वो राजयोग है। तो ये पतंजलि योग सूत्र ये राजयोग का रास्ता है, मेडिटेशन का। तो राजयोग को लोग समझते हैं कि लाइफ में बहुत सारी संपन्नता आ जाएगी। नहीं। एक्चुअल में राजयोग मेडिटेशन, राजयोग का मतलब मेडिटेशन के थ्रू भगवान तक पहुंचने का रास्ता है। क्या बात। हरे कृष्णा वाले जो करते हैं, हरे राम हरे कृष्णा, इस्कॉन वाले, वो भक्ति योग का रास्ता है। और ये राजयोग का, ब्रह्मा कुमारी वाले सिर्फ मेडिटेशन की बात करते हैं, वो मेडिटेशन के जरिए भगवान तक पहुंचाते हैं। इस्कॉन वाले भक्ति करके पहुंचाते हैं। तो ऐसा रहता है। तो राजयोग इज ओनली मेडिटेशन का रास्ता। नाम एक्चुअली अलग है, ये राजयोग नाम होना नहीं चाहिए, और कोई नाम होना चाहिए, क्यों रखा पता नहीं है, बट दिस इज राजयोग, ऐसा है। तो ये पतंजलि योग सूत्र राजयोग का रास्ता है, जो मेडिटेशन बेस्ड है, कॉन्शियस माइंड को शांत करके सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू, सबकॉन्शियस माइंड ही तो आत्मा है ना, उसको परमात्मा को मिलना है। कॉन्शियस माइंड तो बॉडी के साथ डिस्ट्रॉय हो जाने वाला है। सबकॉन्शियस माइंड को ही वहां तक पहुंचना है। सबकॉन्शियस माइंड बना ही ये है। मैं तो ऐसा कहता हूँ कि हमारी एक इवोल्यूशन जर्नी है। हर बार हमें नया कॉन्शियस माइंड मिलता है। सबकॉन्शियस माइंड वही एक बॉडी में से दूसरे में ट्रांसफर होता है। अच्छा। तो ये जन्मों में हम जो कर्म करेंगे उससे हमारा आत्मा का एक इवोल्यूशन होगा। ये लेवल से ये लेवल पे पहुंचेंगे, फिर दूसरे बॉडी में जन्म लेंगे, फिर वहां से ऊपर पहुंचेंगे। तो ये हमारी जर्नी है, वो इवोल्यूशनरी जर्नी है। जब तक हम भगवान तक नहीं पहुंचेंगे तब तक ये जन्म जन्म के फेरे चलते रहेंगे। एक बार पहुंच गया तो देखते हैं परम आनंद, ब्लिस के स्टेट में चले जाएंगे। ऐसा है। सर हमने बात किया इटर्नल लव पर भी बात किया कि आपने बताया कि हीलिंग के लिए सबसे ज़रूरी है लव। और जब हम अध्यात्म की जर्नी पर होते हैं, कि स्पिरिचुअल जर्नी पर होते हैं, तो हमें ईश्वरीय लव जो फील होता है उसको ले करके हमारा सबकॉन्शियस माइंड किस तरह से रिएक्ट करता है। क्या हम ज़्यादा इंक्लाइंड जब फील करते हैं स्पिरिचुअली, तो उसके पीछे क्या सबकॉन्शियस माइंड हमें कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है? इमोशंस है वो सबकॉन्शियस माइंड फील करता है। इमोशनल क्वोशंट एक होता है, मालूम है ना। एक आईक्यू होता है, इंटेलिजेंस क्वोशंट, दूसरा होता है इमोशनल क्वोशंट, तीसरा होता है स्पिरिचुअल क्वोशंट। ये 3 जो मेन बात करते हैं। तो इमोशनल क्वोशंट और स्पिरिचुअल क्वोशंट सबकॉन्शियस माइंड का है। इंटेलिजेंट क्वोशंट यानी आईक्यू सिर्फ कॉन्शियस माइंड के पास है। इमोशनल इंटेलिजेंस करके एक किताब है डैनियल गोल्डमैन की, पढ़ने जैसी है। तो ये इमोशन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। अच्छा।
जितने हमारी पॉजिटिव इमोशन में रहेंगे इतना हमारा सबकॉन्शियस माइंड का हीलिंग पावर काम करेगा। कैंसर ठीक कर देगा, डायबिटीज ठीक कर देगा, सब कुछ कर देगा। और जितना हम नेगेटिव इमोशन में रहेंगे उतना वो हीलिंग पावर को रोक के रखेगा और शरीर को डैमेज करता रहेगा। इसलिए फॉरगिवनेस वाली बात जो BK शिवानी कहती है, फॉरगिवनेस की बात जो मेरे प्रोग्राम में मैं भी कहता हूँ, फॉरगिवनेस इसलिए ज़रूरी है कि हमारी सब नेगेटिव इमोशन निकल जाए और फिर उसको और स्ट्रेंथन करने के लिए ग्रेटिट्यूड फील करें तो फिर आपका हीलिंग पावर स्टार्ट हो जाएगा। ज़्यादातर लोग इसलिए बीमारी से जूझते हैं, मर जाते हैं क्योंकि वो ये समझते ही नहीं है। उनको तो सिर्फ डॉक्टर की दवाई पे भरोसा है, ऑपरेशन के ऊपर भरोसा है। उनको पता ही नहीं कि हमारा बॉडी का हीलिंग मैकेनिज्म कितना ज़बरदस्त है। डॉक्टर भी बताते नहीं है जनरली, है ना। एक्चुअली तो एक मैंने सेंटेंस पढ़ा था, बॉडी हील्स इटसेल्फ एंड डॉक्टर चार्ज फॉर दैट। चार्ज डॉक्टर ले लेते हैं जब काम तो बॉडी ने किया होता है, समझे ना। एक ही डॉक्टर एक ही बीमारी के 2 पेशेंट को ट्रीट करेंगे, सेम ट्रीटमेंट होगी मगर एक का रिस्पॉन्ड अलग रहेगा, दूसरे का अलग रहेगा। एक ठीक हो जाएगा, एक ठीक नहीं होगा या मर भी जाएगा। क्यों? क्योंकि उनका जो हीलिंग रिस्पॉन्स अलग अलग होता है, जो बॉडी को करना पड़ता है। और बॉडी का बॉस कौन है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। एक मेंटेनेंस इंजीनियर है। जैसे आपके यहाँ ये बिल्डिंग में भी मेंटेनेंस इंजीनियर होगा, कोई भी कोई फॉल्ट हुआ तो उसको इन्फॉर्म करते हैं, वो टेक्नीशियन भेज कर ठीक करवाते हैं। तो हमारा बॉडी का मेंटेनेंस इंजीनियर हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। तो बॉडी में बीमारी होती है यानी क्या, जैसे प्लम्बिंग का कोई प्रॉब्लम हो गया, इलेक्ट्रिक का कोई प्रॉब्लम हो गया, वैसे हमारी बॉडी में प्रॉब्लम होते हैं। तो उसको हील करने के लिए उनके पास पूरी मैकेनिज्म है, उनके पास टेक्नीशियन है, सब कुछ है, मगर उसको काम करने का मौका नहीं देते हम। उनको इतनी नेगेटिव इमोशन से भर देते हैं तो फिर उसकी वजह से वो काम नहीं कर पाता और फिर हम बीमारी से जूझते रहते हैं या मर जाते हैं। तो लोगों को ये समझना है कि हमें सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव फीडिंग करना है, ग्रेटिट्यूड वाला फीडिंग, फॉरगिवनेस वाला, तभी सबकॉन्शियस माइंड अच्छा काम करेगा। फॉरगिवनेस का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। सर, आपने बात की अभी अफर्मेशन की, कि अफर्मेशन कितना ज़रूरी होता है माइंड मिरेकल के लिए। तो माइंड मिरेकल की बात की जाए, जैसे कोई इंसान किसी विपरीत परिस्थिति से गुजर रहा है, उस केस में मान लीजिए कोई एलिमेंट हो गया, कोई बीमारी हो गई, वो अगर डिज़ायर कर रहा है, पॉजिटिव डिज़ायर की दैवीय कृपा उसके ऊपर हो रही है और वो ठीक हो रहा है, तो क्या दैवीय कृपा सच में होती है? अगर देवी के ऊपर 100% भरोसा है तो होती है। 100% भरोसा होना चाहिए, आधा आधा नहीं जी। और पहले से उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए कि देवी से ये मांगा मिल गया, ये मांगा मिल गया, तो हो जाता है। बिलीफ तो जो देवी से मांगते हैं ना, वो भी बिलीफ का ही रोल है पूरा। अच्छा, ये देवी देवता कुछ नहीं देते हैं, वो हमारी बिलीफ सिस्टम वो हिसाब से काम करती है कि मैंने भगवान से मांग लिया है ना, भगवान का मेरे ऊपर पूरी कृपा है। तो कृपा है तो बिलीफ वाली चीज है, वो ऐसे सिग्नल क्रिएट करेगी जो बॉडी को हील करने को। तो मतलब ईश्वरीय कृपा भी हमको मिल सकती है अगर हम सबकॉन्शियस माइंड को वैसा डिजायर। हाँ, बिलीफ करे तो, बिलीव करे। मेरी मदर का एग्जांपल देता हूँ जी। तो वो हमेशा बोलती थी, वो बहुत भक्ति मार्गी थी वो। अच्छा। 24 घंटा भक्ति, भगवान की भक्ति, भगवान का नाम। तो हमेशा बोलती थी, हमारी गुजराती में बोलते हैं, लिली चुंदड़ी ओढ़ के जाना है, यानी विधवा होने के पहले मरना है। और दूसरा, फूल की पथारी पे जाना है, यानी मरने की बात, यानी बीमार होने के पहले ही मुझे मरना है। तो भगवान से मांगती थी और लोगों को बोलती रहती थी और बहुत भक्ति करती थी और उसको पूरा विश्वास था कि भगवान मुझे ऐसा ही डेथ देंगे। हमारे सामने बैठे बैठे भगवान का नाम लिखते लिखते आंखें बंद कर दिया और उनकी डेथ हो गई। अच्छा, जो बोलती थी वो करके दिखाया, बिल्कुल हमारे सामने बैठे बैठे। 1 मिनट में हॉस्पिटल जाने का टाइम ही नहीं, और कोई बीमारी नहीं थी उनको। तो यानी हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं पड़ी ट्रीटमेंट के लिए। और मेरे फादर के पहले उनकी डेथ हुई। तो उन्होंने वो डिजायर किया था और भगवान के ऊपर भरोसा था, तो भगवान ने उनके सबकॉन्शियस माइंड के मैकेनिज्म को, भगवान यानी यूनिवर्सल एनर्जी ने सबकॉन्शियस माइंड के मैकेनिज्म को एक्टिवेट किया और उनको जैसा चाहिए था वैसा डेथ दिया। तो इट्स अ मिरेकल। मेरे फादर के केस में उल्टा हुआ। मेरे फादर की बिलीफ ऐसे थी कि बच्चे को माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। तो हम छोटे थे तब से सेवा का महत्व समझाते थे। मेरे दोस्त लोग आते थे, उनको भी समझाते थे माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। और माँ बाप की सेवा कब करनी होती है? जब वो बीमार होते हैं तब। नॉर्मल है तो सेवा तक नहीं होती है। तो उनको प्रोस्टेट कैंसर हुआ। अच्छा।
और प्रोस्टेट कैंसर हुआ तो उसकी इलाज चल रहा था, तो और बोलते थे भी और ज़्यादा सेवा करनी पड़ेगी, और सेवा करनी पड़ेगी। तो सबकॉन्शियस माइंड को नेगेटिवली फीड कर रहे थे कि मेरा कैंसर और बढ़ाओ ताकि हमारे बच्चे को और सेवा का मौका मिले। अच्छा। तो उनको 5 साल सफ़र करना पड़ा मरने के पहले। तो ऐसा कह सकते हैं सर कि उन्होंने भी डिजायर किया था, एक इनडायरेक्ट डिजायर। इनडायरेक्ट उसने फीडिंग किया सबकॉन्शियस माइंड को कि मुझे और बीमार कर ताकि मेरे बच्चे मेरी सेवा करे। समझा ना? तो बिल्कुल उल्टा केस मेरे फादर के डेथ में हुआ था। मेरी मदर बोलती थी मुझे किसी की सेवा नहीं चाहिए, मुझे ऐसे ही मरना है। तो उनके केस में ऐसा हुआ। मेरी किताब में लिखा है, मेरी जो प्रेरणा का जन्ना किताब है वो सबसे फेमस किताब है, 1.5 मिलियन गुजराती में बिकी है, जो 100 साल का रिकॉर्ड है जी। तो उसमें मैंने ये लिखा है किस्सा। तो जिन्होंने भी मेरी किताब पढ़ी उनको ये किस्सा याद रहता है डेथ का, इच्छा मृत्यु जिसको कहते हैं ना जी, इच्छा मृत्यु का किस्सा मेरे घर में ही हुआ है ये सब। सर ऐसा पॉसिबल है? हम बात कर रहे थे माइंड मिरेकल्स की, तो क्या हमारी इच्छा शक्ति अगर उस तरफ इंक्लाइन हो जाएगी, जैसे कोई आध्यात्मिक मार्ग पे चल रहा है, कोई भक्ति मार्ग पे चल रहा है, वो सोच रहा है कि उसको उस परम तत्व की प्राप्ति हो जाए, अपने जीवन में वो उनका साक्षात कर सके, तो क्या ये पॉसिबल है? सबकॉन्शियस माइंड की इतनी पावर है? बिल्कुल। मेरी बात करो तो मेरा जोहानिसबर्ग के पास एक लेनेसिया करके सिटी है साउथ अफ्रीका में, वहाँ पे प्रोग्राम था ये सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। एक लड़की आई थी, गुजराती लड़की थी, वो किम्बरली करके एक जगह है साउथ अफ्रीका में जहाँ डायमंड की माइंस है, वहाँ काम करती थी। वहाँ से स्पेशली मुझे 4 घंटे का ड्राइव करके आई थी सुनने को। प्रमुख स्वामी उनके गुरु थे जिनको वो भगवान मानते हैं। ये स्वामीनारायण वाले क्या होते हैं, गुरु को ही भगवान मानते हैं। तो प्रमुख स्वामी का दर्शन करने की उनकी इच्छा थी लाइव, मगर वो साउथ अफ्रीका से इंडिया नहीं आ सकते थे। और प्रमुख स्वामी वहाँ नहीं गए थे, मगर उनकी इच्छा थी। तो मैंने उनको मेडिटेशन करवाया, अल्फा लेवल पे लेके गया, तो उनको प्रमुख स्वामी सामने आ गए, क्या बात, दिख गए उनको। इतनी खुश हो गई, इमोशनल हो गई। फिर जैसे मेडिटेशन उनका खत्म हुआ, उठ के बोलती है कि आपने कमाल कर दिया, प्रमुख स्वामी का दर्शन करने की मुझे इच्छा थी, मुझे आपने यहीं पे करवा दिया ऑडिटोरियम में बैठे बैठे। तो ऐसे मैंने एग्जांपल देखे। तो इसको हम माइंड मिरेकल बोल सकते हैं। माइंड मिरेकल ही है, वर्ड क्या है ना? क्योंकि प्रमुख स्वामी को तो सदैव देख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो इंसान थे। भगवान तो जैसे रूप दिया गया है, एक्चुअली तो एनर्जी को हम भगवान कहते हैं। ऐसा है। तो ऐसे बहुत एग्जांपल है मेरे पास। सर आपने अभी अल्फा स्टेज की बात किया, मेडिटेशन में जो आप प्रैक्टिस करवाते हैं, अल्फा स्टेज क्या होती है? देखो, हमारा ब्रेन है ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन है। उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलते हैं, और वेव्स की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से साइंटिस्टों ने 4 अवस्थाएं बताई है। बीटा स्टेट, कॉन्शियस स्टेट, अभी हम बात कर रहे हैं हम बीटा स्टेट में। तब ये जो इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी है 14 to 35 साइकिल पर सेकंड रहती है। फिर ये मन शांत होता है धीमे धीमे, तो फ्रीक्वेंसी कम होती है। जब हम रात को नींद में सो जाते हैं तो बहुत फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, जो 4 to 7 साइकिल पर सेकंड होती है। मगर ये जागृत अवस्था और नींद की अवस्था के बीच में एक होता है लेवल, जिसमें फ्रीक्वेंसी होती है 7 to 14 साइकिल पर सेकंड। इसको अल्फा अवस्था कहते हैं, जो मेडिटेटिव स्टेट कहते हैं, जिसको योग निद्रा कहते हैं, जिसको हिप्नोटिज्म में ट्रांस कहते हैं। ये हमारा एक स्पेशली पावरफुल मेंटल स्टेट है, यानी मानसिक अवस्था है। हमें अगर सबकॉन्शियस माइंड को कुछ ऑर्डर देना है तो ये अल्फा स्टेट पे अगर हम देंगे तो इमीडिएटली वहाँ चला जाता है, परमानेंटली चला जाता है। इसलिए कोई भी कमांड देने के पहले हमें मेडिटेशन या रिलैक्सेशन करके वो स्टेट पे जाना जरूरी होता है। तो वहाँ पे सर आपका कॉन्शियसनेस लेवल इतना हाई हो जाता है कि आप जो चाहते हैं आपको तुरंत मिल जाता है? तुरंत नहीं मिलता है, आपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर दिया। अच्छा। मगर वहाँ ज्यादातर बैठे रहोगे तो फिर आपको ये जो इच्छा थी जो देखने की वो सब होती है, मगर उसके लिए लंबा करना पड़ता है मेडिटेशन। ये हमारे महावीर स्वामी और बुद्ध भगवान ने कितना साल मेडिटेशन किया तब उनका ज्ञान प्राप्त हुआ था। अभी एक जीवन विद्या करके ज्ञान है जो आदरणीय नागेंद्र जी ने किया है, तो जबरदस्त ज्ञान है। उसने 18 साल मेडिटेशन में बैठ के वो ज्ञान को ढूंढा है, जीवन विद्या। उसके बारे में शायद आप जानती भी नहीं होगी, जबरदस्त साइंस है। तो कहने का मतलब है कि मेडिटेशन का सबसे ज्यादा रोल होता है हेल्दी रहने के लिए, यंग रहने के लिए, ये सब के लिए इसका रोल है। जितनी लो फ्रीक्वेंसी पे स्टूडियो में आए, अभी हम ऑफ द कैमरा जब डिस्कशन कर रहे थे पॉडकास्ट शुरू होने से पहले, हम लोग आपकी एज गेस कर रहे थे, एंड आई एम श्योर ऑडियंस भी गेस करेगी कि आपकी क्या एज है, क्योंकि जिस तरह से आपने अपने आप को मेंटेन रखा है। इसके पीछे क्या रीजन है? क्या मेडिटेशन इज द की,
सबकॉन्शियस माइंड की पावर है ये, जिसकी वजह से आप इतने बड़े कैंसर जैसे स्टेज से निकल के एक हेल्दी लाइफ अभी जी रहे हैं? यस, पहली बात तो ये बता दूं कि हमारी 3 टाइप की एज होती है। जी। एक होती है कैलेंडर एज, जिसको क्रोनोलॉजिकल एज कहते हैं, जो हमारे बर्थ सर्टिफिकेट में रहती है। जी। दूसरी एज होती है हमारी मेंटल एज, मेंटली हम कैसा फील करते हैं। जी। यंग लोगों का क्या रहता है, नया नया सीखने का, क्वेश्चन पूछने का, नए नए एडवेंचर करने का, ये यंग माइंड करता है। बूढ़े लोग क्या करते हैं, घर में बैठे रहने का, नया कुछ सीखने का नहीं, बस बैठे रहने का, आइडल काम को अवॉइड करने का, ये ओल्ड माइंड रहता है। तो एक मेंटल एज होती है और तीसरी होती है बायोलॉजिकल एज। हमारी सेल की एक्चुअली एज क्या है, ये तीनों अलग अलग हो सकती है। कैलेंडर एज, जैसे मैंने कहा कि आपने शायद गेस की होगी या नहीं पता नहीं है, मेरी कैलेंडर एज 75 है। मेंटल एज मेरी 16 है। क्यों? क्योंकि जो 16 ईयर्स के लड़के को जो सीखने की तमन्ना होती है ना, मैं पतंजलि योग सूत्र जो सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है उसको मैं सीख रहा हूँ, सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। मैं एप्पल की हर प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ। मेरी एज में कोई मोबाइल फ़ोन की कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करते, जबकि मेरे पास लैपटॉप, टैबलेट, डेस्कटॉप, ये फ़ोन सब कुछ एप्पल के है जो डिफ़िकल्ट है। तो सीखने की मेरी तमन्ना रहती है, जो यंग लोगों की रहती है। एडवेंचर रहता है, मेरे एडवेंचर है। मैंने 65 ईयर्स में पायलट की ट्रेनिंग ली, मैं 72 ईयर्स में मैंने स्काई डाइविंग किया, अभी फिर ये समर में अमेरिका जाके फिर से मैं स्काई डाइविंग करूँगा 75। ये यंग लोग करते हैं, मेरा माइंड यंग है। मैंने 70 ईयर्स में मेरी स्टार्टअप स्टार्ट की, गुनी गुर करके मेरी एक स्टार्टअप है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो मैंने 70 ईयर्स में स्टार्ट की, आज उसकी करोड़ों की वैल्यू है। तो ये यंग लोग करते हैं, मैं करता हूँ क्योंकि मेरा माइंड यंग है। और फिर मेरी बायोलॉजिकल एज, मेटाबॉलिक एज जो है 39 है मेरी, मैंने चेक करवाई। तो देख लो, कैलेंडर एज है मेरी 75, मेंटल एज है मेरी 16 और बायोलॉजिकल एज है 39। हमारी बॉडी बर्थ सर्टिफिकेट को फॉलो नहीं करती है, उनको टाइम से कोई पड़ी नहीं है, वो आपकी मेंटल एज को फॉलो करती है। मेंटली जितना आप यंग रहोगे, यंग फील करोगे, यंग जैसा बिहेव करोगे, तो आपकी बॉडी उसको फॉलो करेगी। हमारी बायोलॉजी मेंटल सिग्नल को फॉलो करती है और बिलीफ को फॉलो करती है। आपकी बिलीफ कैसी है? आपकी बिलीफ है अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, रिटायर हो गया हूँ, कुछ काम का नहीं रहा, तो आपकी बॉडी उसको फॉलो करेगी और बॉडी लिसन मोर टू आवर सिग्नल्स। दूसरी बात है कैसे आप रहते हैं, तो मेंटल एज तो ठीक है, बट डिसिप्लिन लाइफ एंड मेडिटेशन का बहुत बड़ा रोल है। मैं बहुत डिसिप्लिन लाइफ से जीता हूँ। मैं 10 to 6 8 आवर्स की स्लीप लेता हूँ। स्लीप का रोल एजलेस रहने में बहुत है। मैं सादा खाना खाता हूँ, सात्विक वेजिटेरियन फूड खाता हूँ, जितना हो सके उतना सादा भोजन करता हूँ। जंक फूड जितना हो सके उतना अवॉइड करता हूँ। अब मैं दिल्ली में हूँ, ट्रैवलिंग में हूँ, तो होटल का खाना पड़ता है, मगर जब घर में रहता हूँ तो मैं बिल्कुल सादा भोजन करता हूँ। मैं मेडिटेशन करता हूँ, मैं योगासन करता हूँ, मैं प्राणायाम करता हूँ, मैं जिम की एक्सरसाइज करता हूँ, मैं सुबह गार्डन में घूमने को जाता हूँ, मॉर्निंग वॉक करता हूँ। ये सब चीज़ें मैं करता हूँ यंग रहने के लिए, और यंग जैसी मेरी सोच होती है। मेरी क्रिएटिविटी को मैं चैलेंज करता रहता हूँ। भगवान ने हमें ये बॉडी और माइंड दोनों मिराकल मशीन दी है ना, उसका एक ही प्रिंसिपल है, उनको चैलेंज करते रहो तो ये हेल्दी रहेगा और लंबा चलेगा। ऐसा तो मैं बॉडी को भी चैलेंज करता हूँ, माइंड को भी चैलेंज करता हूँ, इसलिए मैं यंग हूँ। मैंने ये जो किताब लिखी है एजलेस बॉडी, इसके अंदर ये मैंने सब लिखा है। मेरा लास्ट में जीवन भी लिखा है कि मैं कैसे जीवन जीता हूँ। ये पूरी बायोलॉजी में समझा हूँ, क्योंकि मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ, बाद में मैं माइंड पावर ट्रेनर बना। तो बायोलॉजी और माइंड को कनेक्ट करके मैं समझा कि एजलेस कैसे रहा जा सकता है। वैसे सबकी इच्छा होती है एजलेस रहने की। तो सर, इज देयर एनी वे जो बायोलॉजिकल एज कैसे पता लगा सकते हैं? क्योंकि ऑफ द कैमरा हम डिस्कस कर रहे थे। यस, देयर आर मेनी टेस्ट जिससे आप पता। स्पेशली क्या होता है कि हमारे जीन्स होते हैं, सबको पता है जीन्स क्या होता है। सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर रहता है, उसके एंड पे एक टेलोमियर करके केप रहती है जी। उसकी लेंथ एज के साथ कम होने लगती है। उसकी टेस्टिंग होती है, टेलोमियर की लेंथ कितनी है, उससे आपको पता चलेगा कि आपकी बायोलॉजिकल एज कितनी है। बहुत सारे टेस्ट होती है, उसमें एक मेन टेस्ट ये होती है। तो और कितना फास्ट आप एजिंग कर रहे हैं, इसकी भी टेस्टिंग होती है। एक्चुअली वेबसाइट के ऊपर सब कुछ है। 1mg करके एक वेबसाइट है टाटा की, उसमें वो टेस्टिंग होती है। 52,000 रुपीज़ चार्ज है। पूरी बॉडी की बायोलॉजिकल टेस्ट कर देंगे, कितना फास्ट आप एजिंग कर रहे हैं,
वो भी पता चलेगा, और आपको स्लो करने के लिए क्या करना है वो काउंसलिंग भी होगा। बेसिकली अपनी लाइफस्टाइल की वजह से ये सब कुछ होता है। जितनी हेल्दी सात्विक लाइफस्टाइल जियोगे उतना आप एजलेस रहोगे। जितना तामसी लाइफस्टाइल रहेगी, रात को जागो, दारू पियो, ये करो, गलत काम करो, गलत इरादा रखो, वो तामसी लाइफस्टाइल आपकी बॉडी को डैमेज करेगी। ये सीधा सा सिद्धांत है। सर सुपर टेनेरियंस की हम बात कर रहे थे। जब हम रिसर्च भी करते हैं, ऑडियंस के कमेंट्स भी पढ़ते ही हैं, और सुपर टेनेरियंस ये वर्ड मैंने इसको नोटिस किया जब मैं आपकी बुक देख रही थी। एक वर्ड होता है सेंटेनरियन, यानी जो 100 साल जीते हैं उसको सेंटेनरियन कहते हैं। मगर इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हो गए जिन्होंने 100 को क्रॉस करके बहुत आगे निकल गए। हाईएस्ट रिकॉर्ड अभी तक का जो है 126 साल का है। सोच लो, 126 साल तक जी सकते हैं। मैंने मेरा अभी तो 100 तक का गोल रखा है। मगर अभी जो टेक्नोलॉजी और एजलेस बॉडी की जो साइंस निकल रही है वो इतना 200 साल जीना आसान कर देगा। अभी और 10 साल आपने जी लिया ना तो आगे 200 साल का रास्ता खुल जाएगा। इतनी टेक्नोलॉजी, एआई टेक्नोलॉजी आ रही है। क्या बात है। सुपर सेंटेनरियन कोई भी बन सकता है, प्लान करके सोच के। कैसे कर सकते, अगर वो लाइफस्टाइल फॉलो करे सुपर सेंटेनरियन की। मैंने इसमें बहुत सारे एग्जांपल दिए। दादी जानकी का एग्जांपल है, जो ब्रह्मा कुमारी की हेड थी। 104 ईयर्स तक वो जिंदा रही, काम किया लास्ट तक 100 ईयर्स तक। वो 100 ईयर्स की थे तब मैं उनको मिला हूँ। हम फ्लाइट में थे लखनऊ तक, अहमदाबाद से लखनऊ फ्लाइट में टू एंड फ्रो दोनों साथ में थे। और जब भी मुझे फ्लाइट में मिल जाती थी अपनी पीए को बोलती थी तुम उनकी सीट पे जाओ, डॉक्टर अडिया को मेरे बाजू में बिठाओ। इससे हमारी दोस्ती थी। उनके बहुत सारे प्रोग्राम में मैं चीफ गेस्ट रहा करता था। तो सुपर सेंटेनरियन बनी और दुनिया के इतने ब्रह्मा कुमारी के सेंटर की वो हेड थी, सोच लो। और वो मेडिटेशन का बेस था, राजयोग का बेस था उनका। ये था। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सुपर सेंटेनरियन बने। तो मेरी भी इच्छा है कि हिंदुस्तान का हर इंसान सुपर सेंटेनरियन क्यों नहीं बने। क्यों 50 साल में मर जाए, 30 साल में मर जाए। क्योंकि गलत माइंड प्रोग्रामिंग से ये सब कुछ होता है, दिखावा करने की वजह से। अभी सैफ अली जरीवाला का किस्सा देखो, ग्लूटाथियोन के इंजेक्शन आईवी लिया, ऐसा निकला है। तो ग्लूटाथियोन तो मुंह से भी ले सकते हैं, जो स्किन की ब्यूटी के लिए रहता है। वो आईवी ले रही थी, उससे मर गए। माइकल जैक्सन एनेस्थेसिया से सोता था, स्लीपिंग पिल्स के रूप से लेता था। तो ये सब चीज़ों से लोगों को दूर रखना है, नेचुरली हेल्दी रहने का सिखाना है, ताकि ये दवाई और एड ऑन के अलावा भी आप अच्छी तरह से रह सकते हैं और 100 साल पूरा कर सकते हैं। ये तो मेरा पर्पज, ये बहुत बड़ी देश की सेवा होगी कि हर इंसान 100 साल पूरा करे ऐसा। सर एक और वर्ड मैंने देखा, आपने सुपर सेंटेनरियन के बारे में बोला, तो उस पर भी मैं आऊँगी कि किस तरह से हम सुपर सेंटेनरियन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। एजलेस बॉडी साइंस, आपने इस टर्मिनोलॉजी को यूज़ किया है, क्या है ये एजलेस बॉडी साइंस? देखिए, हर इंसान चाहता है कि वो हमेशा यंग दिखे, मगर उनको ये पता नहीं कि हमेशा यंग रह भी सकते हैं। ये ब्यूटी पार्लर में जाना, मेकअप करना, ब्रांडेड कपड़ा पहनना, वो क्यों है? कि लोगों को ये इम्प्रेस करना है कि मैं बहुत यंग हूँ, इसके लिए होता है। सबकी इच्छा होती है, हर इंसान की। तो लोगों को ये पता नहीं कि सिर्फ दिखावा नहीं, आप हमेशा यंग रह सकते हैं, यानी अपनी बॉडी को एजलेस बना सकते हैं। बॉडी यानी मैं बायोलॉजिकल एज की बात करता हूँ, आप कर सकते हैं। मगर उसका हमने एक फ्रेमवर्क बनाया है कि ये फ्रेमवर्क को फॉलो करोगे तो आप हमेशा के लिए एजलेस हो जाओगे। जैसे मैं 20 साल कम आपको लगा, अभी इसके पहले कोई आए थे उसने मुझे 30 साल कम कर दिया, 45 कहा था। तो ये एजलेस हमेशा रहने का एक राज है। मैं पहले रेलवे में कंसेशन मिलता था ना सीनियर सिटीजन को, तो मैं कभी रेलवे से जाता था, मेरा कंसेशन टिकट देख के किसी मेरा आईडी मांगता था कि आप सीनियर सिटीजन दिखते नहीं हैं, ऐसा है। तो ये एजलेस रहना ये चॉइस होती है, ये बाय लक नहीं है, ये चॉइस है। मैंने चूज़ किया कि मुझे हमेशा एजलेस रहना है। आप चूज़ कर सकते हैं, आपको हमेशा यंग रहना है। तो ये जो मैंने फ्रेमवर्क लिखी है उसको फॉलो करोगे तो आप बिल्कुल एजलेस रहोगे। एजलेस का मतलब दिखने में भी एजलेस और एनर्जी में भी एजलेस। बेसिकली तो हम यूज़ क्या करते हैं, हमारी एनर्जी करते हैं काम के लिए। तो एनर्जी जितना पावरफुल रहेगी उतना फ़ायदा होगा। तो ये एजलेस बॉडी का कंसेप्ट है। तो सर मेडिटेशन की पावर अगर हम यूज़ करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड की पावर यूज़ करते हैं, उसको अटेन करके किस तरह से हम सुपर सेंटेनरियन बन सकते हैं और एजलेस बॉडी कैसे रख सकते हैं? बिल्कुल, पहली बात तो यह है कि मेरे प्रोग्राम 1-2 दिन का मेरा वर्कशॉप होता है, उसमें हम 100 बर्थडे विजुलाइज करवाते हैं। अच्छा।
मैंने एक पूरा ऑडियो ट्रैक बनाया है, तो लोगों को मैं रिलैक्सेशन मेडिटेशन करवा के अल्फा लेवल पे लेके जाता हूँ और उनको मैं लाइव विजुलाइज करवाता हूँ कि अपना 100 बर्थडे विजुलाइज करो कि कैसा डेकोरेशन है, कैसा खाना है ये। तो यानी कि सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर इंस्टॉल करवा देता हूँ वहीं पे। फिर उनको बताता हूँ कि ये तो आपने इंस्टॉल किया मगर मैचिंग एक्शन भी तो होना चाहिए जी। तो आपको हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी चाहिए। अब हमारी बॉडी में 2 प्रक्रिया चलती रहती है, डैमेज एंड रिपेयर, डैमेज एंड रिपेयर। बॉडी के सेल पुराने हो जाते हैं, डैमेज होके वॉश आउट हो जाते हैं, नए सेल उसको रिप्लेस करते हैं। कहते हैं कि 6 महीने में हमारी बॉडी के सभी सेल रिप्लेस हो जाते हैं। यानी हम अगर 6 महीने के बाद मिलेंगे तो मेरा बॉडी का अभी जो सेल है उसमें से एक भी नहीं होगा, सब नए रिप्लेस हो गए। तो रिपेयर एंड डैमेज ये चलता ही रहता है। तो अगर डैमेज ज़्यादा है और रिपेयरिंग कम है तो बॉडी एजिंग हो जाती है, जल्दी घिस जाती है, बूढ़ी हो जाती है। अगर डैमेज कम है और रिपेयरिंग फास्ट है, टाइम पे होता है या अच्छा होता है तो बॉडी एजलेस रहती है। अच्छा, ये स्पीड, रिपेयर की स्पीड कौन डिसाइड करता है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड। और कैसे करता है? जितना ज़्यादा कॉन्शियस माइंड को शांत करोगे, मेडिटेशन करोगे, शांत स्वभाव रखोगे, हर चीज़ में एक्साइट नहीं हो जाओगे, तो कितनी भी मेरी लाइफ में मुश्किल आती है मैं एक्साइट नहीं होता हूँ। अभी 1 साल पहले मेरे घर में आग लग गई थी रात को, आधी रात को 12 बजे। मेरी वाइफ तो पागल जैसी हो गई देख के, और मैं तो कुछ नहीं, बाथरूम में से बाल्टी भर भर के आग बुझाने में लग गया। और थोड़ी कम हुई, फिर मैंने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, फिर मैंने काम चालू किया और आधे घंटे के बाद मैं सो गया। मेरी वाइफ को रात भर नींद नहीं आई, वो एक्साइटेड रही कि हमारे घर में आग लग गई, अगर रात को पता नहीं चलता तो हम पूरे जल जाते थे। वो सिचुएशन में मैं बिल्कुल शांत था एकदम। तो मैंने अपने आप को मेडिटेशन रिलैक्सेशन करके ऐसा किया कि कितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ आए तो मैं एक्साइट नहीं होता हूँ। कितना भी नुकसान हो जाए, कुछ भी हो जाए तो कुछ नहीं होता है। भूकंप आया गुजरात में, तब मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था और मेरा गांधीनगर में प्रोग्राम था, तो मैंने भूकंप फील ही नहीं किया। तो प्रोग्राम में गया तो ऑडिटोरियम के बाहर सब लोग खड़े थे, तो मुझे ऐसा वहम आया कि मैं इतना पॉपुलर हूँ कि सब मुझे रिसीव करने को खड़े हैं। मगर जाके देखा तो मुझे एंटर नहीं होने दे रहे थे। मतलब क्या हुआ? बोले भूकंप आया, बिल्डिंग गिर रहा है। मतलब कहाँ है भूकंप? क्योंकि मैं तो गाड़ी में था, रास्ते में ड्राइव कर रहा था, पता ही नहीं चला कि भूकंप आ गया। फिर पता चला कि इतना बड़ा भूकंप आ गया है और लोग बाहर बैठे हैं। और फिर भी मैंने वो बिल्डिंग में बैठ के ही प्रोग्राम चालू रखा। भूकंप चालू था, मतलब कुछ नहीं होने वाला है, सबकॉन्शियस माइंड का सुनने का है, बैठो वहाँ पे। आधा 1-1.5 घंटा प्रोग्राम चला। भूकंप के बाद फिर ऑर्गेनाइजर आके बोलता है सर कुछ सीरियस है, अहमदाबाद से फ़ोन आ रहा है, वहाँ फ़ोन बंद हो गया है, बहुत सारे बिल्डिंग गिर गए, सब लोग भागना चाहते हैं, तो जल्दी से ब्रेक दे दो, सबको खाना खिला के भगा देते हैं। तो फिर सबको खाना सर्व किया और भगाया। और फिर मैं अहमदाबाद आया तो पता चला कितना बड़ा भूकंप था। भूकंप के बाद 1.5 घंटा मैंने अहमदाबाद में प्रोग्राम लिया, सोच लो, चालू, और सबको शांत करके बिठाया, कुछ नहीं है, शांति से बैठो। तो कहने का मतलब है कि आपको शांत मन रखना है। वो कैसे होता है? बार बार रेगुलर मेडिटेशन करने से, अपनी लाइफ को समझने से होता है। लाइफ को समझ लिया तो फिर एक्साइटमेंट की ज़रूरत ही नहीं, थोड़ा सा सरेंडर कि जो करते हैं भगवान हमारे अच्छे के लिए करता है। ऐसा कोरोना आया तब मैंने थैंक यू कोरोना, थैंक यू लॉकडाउन नाम के प्रोग्राम स्टार्ट किए थे ऑनलाइन। जब लोग नेगेटिव सोचते थे कि कोरोना से आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, लॉकडाउन से क्या फ़ायदा होने वाला है, मैं लोगों को सिखाता था। इतना पॉजिटिव कोई कोरोना में रहा था, मैं रहता था ऐसा। तो ये सब चीज़ें है ना, आपको एजलेस रखती है। सर, अभी आपने बात किया कि कैसे आप अपने ब्रेन को, अपनी बॉडी को, माइंड को अलाइन करते हैं कि इस तरह की विपरीत परिस्थितियों में भी आप बहुत पॉजिटिव रहते हैं। तो ऐसे में जो मेडिटेशन प्रैक्टिशनर्स होते हैं, आप खुद मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, जो स्पिरिचुअल हाइट तक पहुंच जाते हैं, दैट अल्फा का स्टेट पार कर लेते हैं या हायर कॉन्शियसनेस अटेन कर लेते हैं, ऐसे लोगों की जो सबकॉन्शियस माइंड है वो किस तरह से रिएक्ट करता है? अच्छा क्वेश्चन है आपने बताया। तो जानकी दादी की मैं बात कर रहा था, ब्रह्मा कुमारी की, जो 104 ईयर्स तक उन्होंने लाइफ एंजॉय किया। तो शी वॉज नोन एज ए डेल्टा वुमन ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट स्टेबल माइंड ऑन द यूनिवर्स। अच्छा, साइंटिफिकली प्रूवन। तो हमारा ऊपर का लेवल होता है बीटा स्टेट, जब फ्रीक्वेंसी होती है 14 to 35 साइकिल पर सेकंड। उसके नीचे होता है अल्फा स्टेट 7 to 14 साइकिल। उसके नीचे होता है थीटा स्टेट जो 4 to 7 साइकिल। और डेल्टा स्टेट होता है जब आदमी बेहोश हो जाता है, अनकॉन्शियस होता है, 1 to 4 साइकिल पर सेकंड। ये दादी जान के मेडिटेशन की प्रैक्टिस से इतनी हो गई थी
तो ऑलवेज वो डेल्टा स्टेट में रहती थी और काम करती थी। अच्छा। हम डेल्टा स्टेट में चले गए, यानी कि 1 to 4 फ्रीक्वेंसी में गए तो हम बेहोश हो जाएंगे, हमारी कॉन्शियसनेस चली जाएगी। तो जानकी दादी ने स्पिरिचुअली ये अचीव किया था कि 1 to 4 साइकिल में ही उसने जिंदगी निकाली, इसलिए वो एटलेस रही और इतना लंबा जी। पूरी दुनिया में जहाँ भी जाते थे साइंटिस्ट उसके पीछे पड़ जाते थे, उनका ईजी निकालते थे उनकी फ्रीक्वेंसी चेक करने के लिए, और एनी गिवन टाइम उनकी फ्रीक्वेंसी 4 से ऊपर नहीं गई। ये मेडिटेशन का फायदा क्या है। बात है। तो सर शी इज माई रोल मॉडल फॉर स्पिरिचुअलिटी, वही कि ना, मुझे वो फ्रीक्वेंसी पे जाके जीना है। अभी तो चेक करने की मेरी बाकी है, अभी की फ्रीक्वेंसी क्या है, बट नेचुरली मुझे फील होता है कि मैं अल्फा की फ्रीक्वेंसी पे अभी जी रहा हूँ, मगर मुझे डेल्टा तक पहुँचने की मेरी गोल है, और मेडिटेशन का टाइम निकाल के करूँगा ये। आजकल का जो वर्क लाइफ बैलेंस है उसमें वर्क स्ट्रेस इतना ज़्यादा है, हम शायद अपने ऊपर ज़्यादा ओढ़ लेते हैं, उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि जो हमारे माँ बाप हैं वो भी चाहते हैं कि हाँ, या नॉर्मल पेरेंट है वो चाहते हैं हमारे बच्चे स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो, और यूथ भी समझ रहा है कि अध्यात्म की कितनी ज़रूरत है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड की बैलेंस करना बाकी एलिमेंट से कितना ज़रूरत है, तो वो एक फ्रूटफुल लाइफ में आगे बढ़ सके, जो स्पिरिचुअली भी अनरिच्ड हो, मेंटली भी अनरिच्ड हो, हेल्थ वाइज भी उनकी हेल्थ मेंटेन रहे। तो इसके लिए वो कैसे क्या कुछ कर सकते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को कैसे ट्रेन कर सकते हैं? हमारा अल्टीमेट गोल है हैप्पीनेस। जी हैप्पीनेस के जो पिलर्स है, 4 पिलर मेनली, जी। फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। जैसे एक बिल्डिंग है उसके 4 पिलर है, ये चारों के चारों पिलर स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो ही बिल्डिंग टिका रहेगा, लंबा रहेगा। एक भी पिलर वीक हो गया, 2 पिलर वीक हो गया तो नहीं चलने वाला है। तो जब मैं गोल सेट करवाता हूँ लोगों को तो मैं उसको बोलता हूँ होलिस्टिक गोल रखिए, सिर्फ गाड़ी बंगला पैसे का मत रखिए। वो जो फिजिकल गोल है, आपको चारों टाइप के गोल रखने चाहिए, फिजिकल गोल, मेंटल गोल, सोशल गोल एंड स्पिरिचुअल गोल। और चारों गोल लिख के विजन बोर्ड में भी आपका बैलेंस होना चाहिए कि मुझे चारों के ऊपर काम करना है। फिर मैं लाइफ का प्लानिंग सिखाता हूँ कि फिजिकल गोल कब तक अचीव करोगे, उसके लिए क्या एक्शन लोगे, किसकी हेल्प लोगे, ये सब सिखाता हूँ। तो जिस दिन आपको लाइफ में बैलेंस करना आ गया ना तो दुख नहीं आएगा, सुख ही रहेगा। अगर आपको लाइफ ने बैलेंस नहीं किया तो सुब्रतो रॉय, आसाराम बापू, कितने एग्जाम्पल है। वो सिद्धार्थ करके थे सीसीडी का मालिक, जिन्होंने किया, तो ऐसा एंड हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि लाइफ को बैलेंस में रखें। आजकल के यूथ को खास ये मैसेज देना है कि सिर्फ मनी से सुख नहीं मिलेगा, सुख के जो चारों के चारों पिलर है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। फिजिकल गोल, मेंटल गोल, सोशल गोल एंड स्पिरिचुअल गोल, चारों में टाइम भी निकालना पड़ेगा, अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी, तब होलिस्टिक हैप्पीनेस आएगी आपके पास। जी। एक और चीज़ मैं बताता हूँ, मेरा एक धनवान बनो करके प्रोग्राम होता है। हाँ जी। उसमें मैं कहता हूँ कि सिर्फ पैसा वो रिचनेस नहीं है, यू शुड बी होलिस्टिकली रिच, यानी आपकी 7 टाइप की रिचनेस आपके पास होनी चाहिए, समृद्धि। तो उसमें फर्स्ट नंबर है रिचनेस ऑफ हेल्थ, सेकंड नंबर रिचनेस ऑफ मनी, थर्ड रिचनेस ऑफ पीस ऑफ माइंड, फोर्थ रिचनेस ऑफ सोशल सर्कल, फिफ्थ रिचनेस ऑफ ये रिलेशनशिप, देन रिचनेस ऑफ टाइम। सबसे ज़्यादा गरीब लोग दिखते हैं, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं है, मेडिटेशन के लिए टाइम नहीं है, फैमिली से बात करने के लिए टाइम नहीं है, बेचारे कितने गरीब है। तो अगर आपको रियली रिचनेस फील करना है तो आपको 7 टाइप की रिचनेस के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ओनली ये रिचनेस के ऊपर नहीं। मगर ज़्यादा लोग क्या करते हैं, सिर्फ इसके पीछे ही भागते हैं, बाकी सब में पूरे हो जाते हैं। तो हम कैसे कर सकते हैं सर? एक विजन बोर्ड हम बनाए, विजन बोर्ड बनाए, उसमें सभी के गोल लिखिए कि मुझे पीस ऑफ माइंड भी चाहिए, रिचनेस ऑफ हार्ट चाहिए, रिचनेस ऑफ टाइम चाहिए, रिचनेस ऑफ पीस ऑफ माइंड चाहिए। अभी 30% लोग इस दुनिया में नींद की गोली खा के सोते हैं, उनको नींद नहीं आती है रात को क्योंकि पीस ऑफ माइंड नहीं है। रिचनेस ऑफ रिलेशनशिप चाहिए, डाइवोर्स रेट बढ़ता जा रहा है, ब्रेकअप बढ़ते जा रहा है, ये बता रहा है कि रिचनेस ऑफ रिलेशनशिप नहीं है। और हार्वर्ड ने स्टडी किया है, उसका नाम है, इंटरनेट के ऊपर है, हार्वर्ड स्टडी ऑन एडल्ट डेवलपमेंट, 85 ईयर्स तक ये रिसर्च चली है। अच्छा। उसमें यह देखा गया कि कौन लोग लंबा जीते हैं और कौन लोग हैप्पी होते हैं। 85 ईयर्स की रिसर्च दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज में हुई और उन्होंने 85 ईयर्स के बाद ये ढूंढ के निकाला कि लंबा जीने के लिए, सुपर सेंटेनियन बनने के लिए, एजलेस लेने के लिए आपको रिलेशनशिप अच्छी होनी चाहिए,
community bonding is the most important factor in ageless body and even long life के लिए। और आजकल क्या है, मैं और मेरी बहू है, और मैं तो कहता हूँ इतना बुरा हाल हो रहा है कि एक जमाना आएगा कि हस्बैंड और वाइफ साथ में रहते हैं, उसको हम जॉइंट फैमिली की डेफिनेशन तो देंगे। इसका सोल्यूशन क्या है सर? मतलब सोल्यूशन यही अवेयरनेस आपके मीडिया के थ्रू लोगों को अवेयर करो कि एक्चुअली हैप्पीनेस कहाँ से मिलती है। सिर्फ पैसे के पीछे मत भागो, लाइफ और वर्क बैलेंस करो। बहुत सारे लोग 5-5 लाख 10 लाख का तनख्वाह लेके पैकेज पे बैठे हैं और डाइवोर्स पड़े हुए हैं। एलन मस्क के 3 डाइवोर्स है। अच्छा, इसने अभी किया, बिल गेट्स ने किया अपनी वाइफ से, मिरिंडा से। देखो रिलेशनशिप की पढ़ी नहीं है, इंपॉर्टेंस ही पता नहीं है। ये हार्वर्ड की इतनी बड़ी स्टडी के बाद भी पता नहीं है कि रिलेशनशिप का कितना इंपॉर्टेंस है हेल्दी रहने के लिए, हैप्पी रहने के लिए, लंबा जीने के लिए। इंटरनेट के ऊपर है हार्वर्ड स्टडी ऑन एडल्ट डेवलपमेंट, बहुत लंबी रिसर्च है। मैंने इसमें जिक्र किया है मेरी किताब में, एजलेस बॉडी में। तो सबकॉन्शियस माइंड को सर अगर हम कहें तो हमें क्या कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन होते हैं जो देने होते हैं इन ऑर्डर टू अटेन? वही विजन बोर्ड बनाओ, विजन बोर्ड सोच समझ के बनाओ लाइफ के बारे में जी। फिर विजन बोर्ड में जो लिखा है वही इंस्ट्रक्शन देना है उनको। एक आपने मैप तो बना के लगा दिया दीवार पे, इसलिए विजन बोर्ड का इम्पोर्टेंस है। वो हमारा मैप बन जाता है लाइफ का। बस मैप के हिसाब से जीवन जियो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। वाह। तो दोस्तों आज हमने इस पॉडकास्ट में जाना कि किस तरह से सर के जो इनसाइट्स थे, आई एम श्योर उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। किस तरह से हम अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव शेप दे सकते हैं, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर सकते हैं, कैसे एक इटर्नल ब्लिस की तरफ पहुंच सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना टाइम निकाला, मजा आ गया, आप आए, बहुत ही मजेदार डिस्कशन था। मुझे भी मजा आया आपसे बात करने का, आपके पॉजिटिव वाइब मिलते गए मुझे। क्या बात मजा है आ गया, बहुत इंसाइटफुल डिस्कशन था, मुझे बहुत कुछ नया सीखने को मिला। आई एम श्योर ऑडियंस को भी बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू, बाय बाय। तो दोस्तों आज हमने इस पॉडकास्ट में जाना कि किस तरह से हम अपने डिज़ायर्स की टाइम लिमिट सेट कर सकते हैं ताकि हम जो भी डिज़ायर कर रहे हैं वो यूनिवर्स हमको इसी बर्थ में ला के दे। हम किस तरह से विजन बोर्ड क्रिएट करके अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। आज इस पॉडकास्ट में हमने ये भी जाना कि पतंजलि के योग सूत्र क्या क्या हैं, और हमने ये भी जाना कि किस तरह से हम अपनी माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन कर सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड की पावर क्या इतनी तेज होती है कि वो हमारी अनफुलफिल्ड डिजायर्स को भी फुलफिल करके दिखा दे। आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही इंसाइटफुल रहा है और बहुत ही मजेदार रहा है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट, और ऐसा कौन सा पॉइंट था जो आपको बहुत अच्छा लगा है, जिससे आपने रेलेवेंसी फील की है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही प्यार अपना हमें देते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज के लिए अपनी सहयात्री माधवी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।